हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 3 चैप्टर 31 द रॉयल होटल। अनोखी, मैं इस बदतमीज और बेशर्म इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ऐश, अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तू किसी भले मानुष के बारे में ऐसा बोल रही है? क्रिश को भले मानुष कहे जाने पर अनोखी ऐश को घूर कर देखती है, ढूंढने की एक्टिंग करते हुए कहाँ पर है, मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अनोखी द्वारा खुद का मजाक उड़ाता सुन क्रिश अपनी भौहों को तान कर कहता है, कहाँ से दिखेगा, तुम इतनी छोटी से हो ना, अच्छे से देखो, क्या पता सामने ही हो। अनोखी, टुनक कर यू मिस्टर क्रिश, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। बड़ी ही अजीब औरत है आप, एक तो इस वीरान इलाके में कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आप उसको ही सुना रही है। What do you mean? अनोखी चिल्लाते हुए कहती है, और मैं कहाँ से औरत लग रही हूँ, अभी मैं एक कॉलेज गोइंग गर्ल हूँ। अनोखी को चिढ़ाने में क्रिश को मजा आ रहा था, वो आगे कुछ कहता, इतने में उसे किसी की गंभीर आवाज आती है। हो गया तुम्हारा, या मैं भी तुम्हें इनके साथ बाहर खड़े करवा दूं, फिर तुम भी लिफ्ट मांग कर आना। क्रिश, अरे नहीं ब्रो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐश अनोखी को मनाने में बिजी थी, उसने दूसरे शख्स की आवाज नहीं सुनी थी। क्रिश ऐश की तरफ देखकर कहता है, मिस ब्यूटीफुल, आप इससे ज्यादा समझदार है, जल्दी से डिसाइड कीजिए और समझाए। ऐसे जिद नहीं करते हैं, अपनी इस तीखी मिर्ची फ्रेंड को बताए, ऐसे वीरान जंगल में रुकना सेफ नहीं है। अनोखी चिकर कहती है, ऐश हम वेट करते हैं ना। नहीं। ऐश और ड्राइवर के समझाने पर अनोखी क्रिश के साथ जाने के लिए मान जाती है। ड्राइवर दोनों का लगेज अपनी कार से निकालकर क्रिश की कार की में रखने में बिजी हो जाता है। अनोखी अभी भी गुस्से में अपनी कार से सामान निकाल रही थी। इधर कार के अंदर का माहौल बहुत ठंडा हुआ पड़ा था, क्रिश को खुद पर किसी की कोल्ड निगाहें महसूस हो रही थी। क्रिश को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्रिश हिचकिचाते हुए, क्या हुआ ब्रो, तू मुझे ये खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहा है? वो शख्स कुछ कहता, इतने में कार का गेट खुलता है। ऐश और अनोखी पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। ऐश क्रिश को ब्राइट स्माइल के साथ, चलिए मिस्टर क्रिश। मौसम में आए बदलाव के कारण ऐश और अनोखी दोनों को ठंड लग रही थी, पर हमारी ब्यूटी क्वीन के फैशन के आगे कुछ दिखता थोड़ी है। ऐश क्रिश को गाड़ी का हीटर चालू करने के लिए कहती है, इतने में ही उसे एक जोरदार छींक आ जाती है। वह अनोखी के कंधे पर थपथपा कर रुमाल मांगती है, तो आगे की पैसेंजर सीट पर बैठा शख्स उसे रुमाल देता है। ऐश जैसे ही रुमाल लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, सामने बैठे शख्स को देखकर वह शॉक रह जाती है। सामने वाले शख्स को देखकर ऐश कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? अनोखी ऐश के ऐसे चिल्लाने पर सामने की ओर देखती है, तो सामने प्रोफेसर राय पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। अनोखी प्रोफेसर रॉय को यहाँ शिमला में और क्रिश की कार में देख वो भी शॉक हो जाती है। ऐश तो शॉक एक्सप्रेशन के साथ प्रोफेसर रॉय को देख रही थी, उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे अपने सामने प्रोफेसर रॉय को देखकर। अनोखी अपना गला साफ करते हुए कहती है, प्रोफेसर आप यहाँ शिमला में क्या कर रहे हैं? आकर्ष अपने वही सीरियस टोन में कहता है, तो मुझे कहाँ होना चाहिए था मिस लूथरा? मेरा वह मतलब नहीं था सर, लेकिन आपको यहाँ देखना अनएक्सपेक्टेड था, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमें शिमला में मिलेंगे, और वह भी मिस्टर क्रिश की कार में। आकर्ष कुछ कहता कि इतने में ही क्रिश की आवाज आती है, वो क्या है ना मिस अनोखी, जैसे आप शिमला घूमने आए हैं ठीक वैसे ही हम दोनों भी घूमने आए हैं। क्रिश की बात सुनकर अनोखी कहती, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? क्रिश, बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे आप लोगों की कन्वर्सेशन सुनकर लग रहा है कि आप तीनों भी एक दूसरे को जानते हैं। अनोखी क्रिश की बात पर कहती है, प्रोफेसर राय हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं और हम दोनों इनके स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप दोनों इनके स्टूडेंट हैं? ये कहते वक्त क्रिश की निगाहें आकर्ष की ओर थी, जो कि ऐश की तरफ रेयर व्यू मिरर से देख रहा था। क्रिश कुछ मन ही मन सोचता है और उसके चेहरे पर किलर स्माइल आ जाती है। पूरे रास्ते क्रिश ही बात कर रहा था, प्रोफेसर राय केवल रियर व्यू मिरर से ऐश को देख रहे थे। जब से ऐश ने प्रोफेसर राय को गाड़ी में देखा था, उसने कुछ भी नहीं कहा था, वह नीचे सिर कर बैठी हुई थी, बीच बीच में क्रिश की बातों का जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद कार में मोबाइल रिंग करने की आवाज आती है।
प्रोफेसर राय अपना मोबाइल देखते हैं जिसमें उनके दादाजी का नाम शो हो रहा था। आकर्ष कॉल रिसीव करता है। जी दादाजी। दादाजी, आकर्ष, ऐश और अनोखी शिमला गए हुए हैं। उनके बॉडीगार्ड का कॉल आया था। उनकी गाड़ी पीछे थी पर उन्हें वो कोहरे के कारण नहीं दिख रही है। उनका ऐश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या आप पता कर लेंगे कि उन लोग कहाँ पर हैं? अभी इतनी सुबह सुबह उन्हें गाड़ी भी नहीं मिलेगी। पता नहीं उन लोग कैसे आएंगे। बॉडीगार्ड के पास उनकी लोकेशन भी नहीं है। वही आकर्ष रियर व्यू मिरर से ऐश को देखते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, हम लोग साथ में हैं। आकर्ष की बात सुनकर दादाजी गहरी सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें थी, वो हट चुकी थी। दादाजी आगे आकर्ष से कहते हैं, बेटा ऐश का ख्याल रखना, वह आपकी जिम्मेदारी है। आर्यदीप ने उन्हें हमारे भरोसे उनको वहां भेजा है और आपके लिए ये सुनहरा मौका है उनके दिल में अपनी जगह बनाने का। दादाजी की बात सुनकर आकर्ष कहता है, दादाजी आप निश्चिंत रहिए, फिर ऐश की तरफ देख, मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। इसके साथ ही कॉल कट कर देता है। क्रिश आकर्ष की ओर देख कहता है, क्या हुआ ब्रो? दादाजी इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहे थे, सब ठीक है ना? आकर्ष ऐश की ओर देखते हुए मीनिंगफुल अंदाज में कहता है, कुछ नहीं दादाजी, मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद करवा रहे थे। दूसरी तरफ दादाजी कॉल कट करने के बाद आर्यदीप जी को कॉल करते हैं। दादाजी, तुझसे कहा था ना कि आकर्ष गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। आकर्ष ऐश और अनोखी दोनों का ध्यान रखेगा, फिर भी तुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। बुढ़े सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो तू क्या जवान है? इतनी सुबह सुबह मेरी दोनों पोतियां अकेली, वो भी उस वीरान जगह पर, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। ऊपर से वह बॉडीगार्ड को मैंने इतना समझाया था, फिर भी वह उनके साथ नहीं गया। सारे निकमे पाल रखे हैं मैंने और मुझे वहां से फोन करके कहते हैं कि उनकी गाड़ी नहीं आ रही है पीछे। तो मेरा कलेजा मुंह को आएगा ही ना। और मेरी पोती का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। चल ठीक है, ज्यादा सेटी मत हो, मेरी बहू ठीक है और आकर्ष लके साथ है, वह उन्हें से आराम से होटल ले जाएगा। आदित्य जी की बात सुनकर दादाजी कहते हैं, बस इसी बात का तो सुकून है, मैंने अपनी यश को एक जिम्मेदार हाथों में सौंपा है। आदित्य जी, और वो जिम्मेदार हाथ मेरे पोते के है। चल अब रख, और भी बहुत काम है मुझे। कुछ ही देर में उनकी कार एक आलीशान होटल के आगे रुकती है। होटल को देखकर ऐश और अनोखी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। होटल को निहारते हुए दोनों कार से उतरते हैं। क्रिश जब कार से उतरता है और अनोखी की ओर देखता है तो वह मुंह खोले होटल की खूबसूरती को निहारने में व्यस्त थी। क्रिश अनोखी को चिढ़ाने के अंदाज में कहता है, मुंह तो बंद कर लो आंटी, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। अनोखी को आंटी कहे जाने पर ऐश जोर जोर से हंसने लगती है। ऐश को हंसता देख हमारे हीरो जी उसे प्यार से निहारने में व्यस्त हो जाते हैं। अनोखी क्रिश को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहती है, बदतमीज कही कि तुम्हें मैं कहाँ से आंटी दिख रही हूँ? बातें तो आंटी जैसी करती हो ना, लड़कियों वाले तो बिल्कुल भी गुण नहीं है तुम में। अनोखी गुस्से से झल्लाते हुए, तुमसे तो बात करना बेकार है, मैं भी कहाँ अपना दिमाग खपा रही हूँ। अनोखी दन दनाते हुए होटल के अंदर चली जाती है। ऐश जो कि लगातार हंसे जा रही थी, खुद को कंट्रोल कर क्रिश को थैंक यू कहकर बिना प्रोफेसर राय की तरफ ध्यान दिए अनोखी के पीछे चली जाती है। इतने में ऐश के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उनका सामान निकालते हैं। ऐश अनोखी का हाथ पकड़कर अंदर की ओर चली जाती है। जब ऐश और अनोखी अंदर जाते हैं तो उन्हें क्रिश और प्रोफेसर राय अपने पीछे आते दिखते हैं। ऐश अनोखी के कान में कहती है, ये दोनों हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अनोखी जैसे ही ऐश की बात को सुनती है वह पीछे मुड़ के देखती है कि प्रोफेसर रॉय और क्रिश दोनों ही उन लोगों के पीछे थे। अनोखी क्रिश की ओर रुख करते हुए बोलती है, आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या आप हमारा पीछा कर रहे हैं? क्रिश अनोखी की बात पर अपनी भौहों को तान कर, और आपको ऐसा क्यों लगता है मिस अनोखी कि मैं आपका ही पीछा कर रहा हूं? क्या ये होटल आपका है? क्रिश की बात सुनकर अनोखी की बोलती बंद हो जाती है। वह दांत पीसते हुए कहती है, ये होटल मेरा नहीं है, लेकिन हम लोग जब अंदर आ रहे हैं तो आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्रिश अनोखी की बात का कुछ जवाब दे पता उसके पहले ही उन्हें एक मिडिल एज शख्स की आवाज आती है।
आखिर आप आ ही गए बेटा, मुझे तो लगा यकीन नहीं हो रहा है। और आगे बढ़ प्रोफेसर रॉय को गले लगा लेते हैं। प्रोफेसर रॉय को उस मिडिल एज मैन से गले मिलते देख ऐश कहती है, दो पिछड़े यार मिल रहे हैं। मगर चुपके चुपके ऐश को इस सिचुएशन में भी कॉमेडी करता देख अनोखी उसके कंधे पर थप्पड़ मारती है। उस मिडल एज मैन को प्रोफेसर रॉय के साथ इतना मिलता जुलता देख और मिस्टर रॉय की वो स्माइल देख अनोखी और ऐश शॉक रह जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर रॉय का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा था। जो प्रोफेसर कभी हंसते नहीं थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, वह उस मिडल एज इंसान से बड़े हंस हंसकर बातें कर रहे थे। पर हमारी दो स्वीट और थोड़ी सी नासमझ लड़कियों को जोरदार धक्का तब लगता है जब वह उस मिडिल एज इंसान की पूरी बात सुनती है। ऐश और अनोखी एक दूसरे का चेहरा ही ताकते रह जाते हैं। चैप्टर 32 क्रिश का आकर्ष को टीज करना। शिमला द रॉयल होटल। अरे आकर्ष बेटा, तुम्हारा आना तो बिल्कुल सरप्राइजिंग है, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप, आपने इतने प्यार से बुलाया था, हमें तो आना ही था। दादाजी और बाकी घर वाले नहीं आए। दादाजी बिजी थे और घर वाले भी किसी न किसी चीज में उलझे हुए थे, एक में ही फ्री था इसलिए मैं ही आ गया। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम फ्री थे तो तुम ही आ गए। इसके साथ ही मिडिल एज व्यक्ति मुस्कुराने लगता है। आकर्ष क्रिश को उनसे से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड क्रिश कुमार है। क्रिश नमस्ते अंकल। क्रिश को देख वो शख्स कहते हैं, शादी हो गई क्या बेटा तुम्हारी? क्रिश कुछ कहता उससे पहले ही उनने बाजू में खड़ी अनोखी की तरफ रुख करते हुए कहा। बाजू में खड़ी अनोखी को देख, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? बहुत ही खूबसूरत है, दोनों की जोड़ी बेस्ट है। अनोखी को अपनी वाइफ कहे जाने पर क्रिश के मन में लड्डू फूटने लगे जब मिस्टर गुप्ता ने क्रिश को उसकी वाइफ कहा। अनोखी मिस्टर गुप्ता की बात पर जल्दी से कहती है, जी नहीं अंकल, मैं इनकी वाइफ नहीं हूं। कोई बात नहीं, जल्दी ही बन जाओगी, क्रिश ने मन में बुदबुदाते हुए कहा। ओह सॉरी बेटा, मुझे लगा तुम उनके बाजू से खड़ी हो और तुम दोनों की जोड़ी देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बिल्कुल अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों केवल एक दूसरे के लिए बने हैं। ओह शट अप मिस्टर क्रिश, अनोखी ने गुस्से में कहा। सॉरी अंकल, पर मैं उनकी वाइफ नहीं हूं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिस्टर गुप्ता जिनका ये होटल है वह हमें कहाँ मिलेंगे? वह व्यक्ति जो कि स्वयं मिस्टर गुप्ता थे वह अनोखी की बात पर कहते हैं, और बेटा आप उनको क्यों ढूंढ रही हैं? उस मिडल एज व्यक्ति की बात सुनकर ऐश आगे आते हुए कहती है कि एक्चुअली हम कपूर इंडस्ट्रीज से आए हैं, उनकी बेटी की शादी है। आप कपूर इंडस्ट्रीज से आए हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? नमस्ते अंकल, मेरा नाम ऐश्वर्या कपूर है, मैं वहां के अध्यक्ष आर्यदीप कपूर की पोती है। मिस्टर गुप्ता ऐश्वर्या का इंट्रोडक्शन सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वह क्या बात हुई, हमारे दो इतने बड़े बिजनेस पार्टनर्स जो कि स्वयं इस शादी में नहीं आ पाए, दोनों ने अपने पोते और पोती को भेजा है। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर ऐश न समझी मैं कहती है, सॉरी अंकल, पर मेरे दादाजी का कोई पोता नहीं है, हम दो बहनें हैं बस। अरे बेटा, मैं आपके साथ साथ मिस्टर राय के पोते की भी बात कर रहा हूं। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर ऐश कहती है कि क्या आप ही मिस्टर गुप्ता है? हाँ बेटा, मैं ही मिस्टर गुप्ता हूं, मैंने ही आप लोगों को इनवाइट किया है। ऐश क्रिश और प्रोफेसर राय की तरफ देखते हुए, क्या प्रोफेसर राय भी इसी शादी में आए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, आप दोनों ही हमारे इतने बड़े बिजनेस पार्टनर हो। आप कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से आए हैं, ये रॉय इंडस्ट्रीज की तरफ से आए हुए हैं। ये गिरा विकेट दोनों हीरोइन का टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे ही ऐश और अनोखी ने मिस्टर गुप्ता की पूरी बात सुनी, दोनों शॉक हो जाती हैं। कहाँ दोनों ने उन लोगों से बचने के प्लान बनाए थे और कहाँ दोनों उन्हीं के बीच फंस गई। दोनों ने अपने मन में कहाँ सोचा था कि दोनों अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी पनौती से कुछ दिन दूर रहेंगी, पर उनकी पनौतियां तो उनके साथ साथ चलते हुए शिमला तक आ गए हैं। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर ऐश खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ 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 ये तो है। अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि हम लोगों को ठहरना कहाँ है? ऐश ने मिस्टर गुप्ता से कहा।
हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसी होटल में रुकने की व्यवस्था की गई है। फिर एक सर्वेंट को बुलाकर मैडम को उनका रूम दिखा दीजिए। वह सर्वेंट अनोखी और ऐश दोनों को लेकर चला जाता है। पीछे पीछे बॉडीगार्ड उनका लगेज लेकर आ रहे थे। ऐश और अनोखी को दो अलग अलग रूम दिए गए थे। ऐश अपने रूम में चली जाती है। अनोखी अपने रूम में ना जाकर ऐश के ही रूम में जा उसके बेड पर लेटते हुए कहती है, यार ऐश, जिससे बचने के लिए मैं इतनी दूर आई वह पनौती तो मेरा पीछा ही छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ यार, मैं भी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अनोखी की बात है उसके मन में क्लिक करती है। एक मिनट, तू कौन सी पनौती से पीछा छुड़ाने के लिए इधर आई थी? अनोखी ऐश की ओर देखते हुए कहती है, ये जो तुम्हारे क्रिश है ना भले मानुष, यह वही डेट वाला बंदा है जिसने मुझे किस किया था, बेशर्म इंसान। अनोखी की बात पर है ऐश जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, यार कितना क्यूट तो है वह, तू उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? तूने अभी उसे देखा नहीं है? भूखे भेड़िए के जैसे मेरे ऊपर झपटा मारता रहता है और तुझे कहाँ से वह अच्छा और इनोसेंट देख रहा है? अभी तूने सिर्फ उसकी शराफत देखी है, किसी दिन बेशर्मी देखेगी ना तो कहेगी कि सच में ये कितना बेशर्म है। ऐश, मुझे नहीं देखनी किसी की बेशर्मी, पर तू ये बता कि तू किससे बचने के लिए शिमला आई थी? मुझसे तो सब कुछ पूछ लिया। ऐश गहरी सांस लेकर कहती है, मैं प्रोफेसर राय से बचने के लिए शिमला आई थी। अनोखी अपनी कोहनियों को मोड़ अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखकर ऐश की ओर देखते हुए कहती है, मिस्टर राय से? पर क्यों, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? अनोखी की बात सुनकर ऐश मानस के प्रपोजल के बाद जब मिस्टर राय ने उसे कैबिन में बुलाया था और जो भी उन दोनों के बीच हुआ वह सब कुछ अनोखी को बता देती है। ओ माय गॉड ऐश, मुझे लगा नहीं था कि प्रोफेसर रॉय ऐसा कुछ करेंगे। वही तो बात है ना, अनोखी में भी शॉक रह गई थी उनके एक्शन से। अनोखी, उन्हीं की वजह से तू उस दिन कॉलेज से जल्दी चली गई थी बिना मुझे अपने साथ लिए। और नहीं तो क्या यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं बस उनसे फ्लटिंग में हंसी मजाक करती थी, बट उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि क्या हो गया मेरे साथ। अब क्या करेगी तू? वह तो यही आ गए हैं, केवल मेरे करने का कुछ नहीं है। तू भी क्या करेगी? हम दोनों जिस से बचने के लिए इतनी दूर आए अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, पर वह पनौतियां तो हमारे साथ ही यहाँ चली आए हैं। अनोखी ऐश की बात पर हाँ मैं सर हिलाती और कहती है, मुझे लगता है कि हमें उन दोनों को इग्नोर करना चाहिए। तू सही कह रही है, हम उन दोनों को इग्नोर करेंगे। दूसरी तरफ क्रिश और आकर्ष को मिस्टर गुप्ता ने रेस्ट करने के लिए रूम में भेज दिया था। दोनों अपने रूम आ गए थे। आकर्ष अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वह फ्रेश होकर रूम में आता है तो उसके बिस्तर पर क्रिश बेग तरीके से लेटा हुआ था। आकर्ष क्रिश को अपने बिस्तर पर बेग तरीके से लेते देख उसे अपनी कोल्ड निगाहों से देखता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास खुद का रूम नहीं है जो तुम मेरे रूम में पड़े हुए हो? बिल्कुल है ना ब्रो, बट मुझे वहां अकेले रहने में मजा नहीं आ रहा। क्या बोलते हो, क्या मैं यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो रूम दिया गया है वहीं रहो। खबरदार, जो दोबारा तुमने मेरे रूम में शिफ्ट होने की बात की तो। ओह ब्रो, आज तुझे हो क्या गया है? मैं देख रहा हूं तू मेरे से चिड़ा चिड़ा सा घूम रहा है। आकर्ष क्रिश की बात पर बोलता है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझ पर चिड़ा हुआ हूं? क्या तूने कुछ गलती की है? क्रिश कुछ देर सोचते हुए कहता है, नो मैंने कुछ गलती नहीं की। मैंने तो दो ब्यूटीफुल गर्ल्स को लिफ्ट दी, उनसे थोड़ा हंसी मजाक किया, जिसमें से एक जो मुझे बहुत पसंद थी उसके साथ थोड़ी मस्ती की। और क्या किया है तूने? तुम मुझे ऐसे घूरते हुए क्यों देख रहे हो? मैं सोच रहा हूं ना कि मैंने क्या क्या किया है, पूरे दिन को रिमाइंड करने दे। हाँ हाँ याद आया, मैंने मिस कपूर की तारीफ की थी जिससे तू भड़का था। उसकी तारीफ करने में मैं क्यों भड़कूंगा? आकर्ष नजरें चुराते कहता है, पक्का तुझे बुरा तो नहीं लगाना? और मुझे बुरा क्यों लगेगा? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि तुझे बुरा लगा, लेकिन जब जब मैं मिस कपूर से बात करने की कोशिश की है, उनकी तारीफ है कि है, तूने मुझे घूर के देखा है। हाँ, क्योंकि तू हद से ज्यादा बात कर रहा था। और तुझे किसने कहा था उन दोनों को लिफ्ट देने के लिए? तो तू क्या चाहता है, मैं दो उन अबला नारी को उस जंगल में छोड़ देता? ऊपर से एक तो मेरी तीखी मिर्ची है, मेरी बेबी डॉल बेचारी कितनी प्यार से मेरे से लिफ्ट मांग रही थी।
देख कृष, तू अपनी ना ये आदतों को सुधार ले, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुझे जूते पड़े। नहीं पड़ेगे ब्रो, तेरी भाभी तो वही तीखी मिर्ची मेरी बेबी डॉल बनेगी। और अगर तू एग्री हो तो उस बेबी डॉल की फ्रेंड को मैं तेरे लिए पटा सकता हूं। तू उसे मेरे लिए पटाएगा? ऑफ कोर्स ब्रो। और यदि मैं नहीं माना तो क्या मिस कपूर के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा? आखिर वह मेरी साली है और आधी घरवाली भी है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐश के लिए किसी और का नाम सुन आकर्ष को गुस्सा आने लगता है। ऐसा तू कुछ नहीं करेगा? आकर्ष गुस्से में कहता है। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा, अगर तू एग्री हो रहा है तो। ये जो सब तू मुझे बोल रहा है एक बार उसके सामने बोलकर बता, फिर बताता हूं मैं तुझे। अरे ब्रो, उनको बीच में क्यों लाना? ये तो तेरे मेरे बीच की बात है ना, अपन दोनों उनको सेट कर शादी कर लेंगे। वैसे भी शादी का माहौल है, मस्ती है, माहौल है, डांस होगा, नाचना होगा, थोड़ी बहुत चलेंगे निक्की निक्की शॉट भी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुझे लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। नो ब्रा, तूने मुझे शिमला लाकर मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट दिया है, क्योंकि यहाँ मेरी हूर परी, मेरी तीखी मिर्ची, मेरी प्यारी सी बेबी डॉल है। मैं तो उसके घर जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन जब तूने बोला तो मैं अपने बुझे हुए मन से रेडी हुआ था। लेकिन जब आज सुबह मैंने मेरी बेबी डॉल को इतने प्यार से लिफ्ट मांगते हुए देखा तो मेरा दिल मेरे मुंह को आ गया। क्या है ये, सुबह सुबह क्या नज़ारा देख लिया मैंने। कृष को अपने में ही बड़बड़ाता सुन आकर उसे वैसे ही छोड़कर रूम से बाहर निकल जाता है। कृष जो कि खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, आकर्ष को वहां न देख कहता है, ये कहाँ चला गया। कृष आकर्ष के रूम से बाहर आकर कहता है, मुझे मेरी बेबी डॉल का रूम देखना पड़ेगा। आखिर उसका रूम है कहाँ पर? क्या वह दोनों साथ में रूम शेयर कर रहे हैं? इसके साथ ही कृष नीचे रिसेप्शनिस्ट की ओर चला जाता है। चैप्टर 33 कृष अनोखी के रूम में। द रॉयल होटल। कृष नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उसे फ्लर्टिंग टोन में कहता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल। खुद के लिए ब्यूटीफुल सुनकर रिसेप्शनिस्ट सिर ऊपर कर देखती है। रिसेप्शनिस्ट अपने सामने खड़े एक टॉल एंड हैंडसम लड़के को देख उसका चेहरा खुशी से भर जाता है और उसकी खुशी में चार चांद तब लगते हैं जब वो उसे ही देख रहा था। रिसेप्शनिस्ट जो कि कृष को देखकर उसे निहारने लगती है। कृष अपने हाथ को रिसेप्शनिस्ट के आगे वेव करते हुए कहता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल, क्या आप सुन रही है? कृष के द्वारा खुद को दोबारा ब्यूटीफुल कहे जाने पर रिसेप्शनिस्ट के गाल लाल हो जाते हैं और वह हल्का सा शर्माते हुए कहती हैं, जी सर कहिए। रिसेप्शनिस्ट को अपने जाल में फंसता देख कृष फ्लर्टिंग टोन में कहता है, हेलो माई सेल्फ कृष कुमार, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं मिस ब्यूटीफुल? रिसेप्शनिस्ट हल्का शर्माते हुए, सर मेरा नाम टीना है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ सर? मिस टीना, एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकती हैं। कहिए ना सर, क्या मदद चाहिए? मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। वह एक्चुअली क्या है ना कि मिस्टर गुप्ता के यहाँ शादी में जो गेस्ट आए हुए हैं उनमें एक मेरी फ्रेंड है जो कि हम सभी दोस्तों से नाराज हो गई हैं। तो हम सभी दोस्तों ने मिलकर उन्हें सरप्राइज देने का प्लान बनाया है और हम उन्हें उनके कमरे में सरप्राइज देना चाहते हैं। तो क्या आप उनका रूम बताने मेरी मदद कर सकती है? प्लीज आंखों को टिमटिमाते हुए। कृष की इतनी सेडिक्टिव वे में प्लीज कहने पर रिसेप्शनिस्ट और ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है, मैं चेक करके बताती हूँ सर। क्या आप मुझे उनका नाम बता देंगे? मिस टीना, उनका नाम है अनोखी लूथरा। एक मिनट सर, मैं चेक करके बताती हूँ। सर उनका रूम ठीक आपके बगल में है, रूम नंबर है 102। ओह थैंक यू मिस टीना, हाउ स्वीट यू आर। मोस्ट वेलकम सर। फिर आइएगा, टीना ने अपने बत्ती सी चमकाते हुए कृष से कहा। कृष टीना को एक आई विंक करते हुए वहां से चला जाता है। कृष लिफ्ट में आकर कहता है, तो मिस अनोखी आप मेरे ही रूम के बाजू में है, बताओ भगवान भी चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर ना रहे, इसलिए हमारे रूम एक दूसरे कितने करीब हैं। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट, हा 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 हा। इंतजार करिए मेरा मेरी बेबी डॉल, आज तुम्हें तुम्हारे रूम में बहुत बड़ा सरप्राइज जो मिलने वाला है। दूसरी तरफ कपूर विला। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। दादी माँ, क्या आपने ऐश और अनोखी को कॉल किया? उन लोग सही से पहुंच गए कि नहीं?
दादाजी, हाँ सुमन जी, फोन कर चुका हूँ मैं, लेकिन आपकी प्यारी पोती ने अभी तक फोन करके बताया नहीं है कि वो पहुंच गए हैं। और वहां जाते साथ ही अपनी मनमानियां करने लगी है। ऐसा क्या कर दिया मेरी पोती ने जो आप हाथ धोकर सुबह सुबह उसके पीछे ही पड़ गए हैं? ये बोलिए क्या नहीं किया है? बॉडीगार्ड को परेशान करके रखा है, उनको अलग कार में भेजकर खुद दूसरी कार में आई है और आगे जाकर उनकी कार खराब हो गई। मेरी पोती ऐसा कुछ नहीं करेगी, जरूर आपकी बॉडीगार्ड की गलती रही होगी। हाँ सुमन जी, आपकी पोती की कहाँ गलती होती है, सारी गलती तो दूसरों की होती है, आप और आपकी पोती हमेशा सही होती है। दादी माँ दादाजी को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहती हैं, अब आप ज्यादा ना बोले, चुपचाप अपना नाश्ता करें। आशी दोनों का कन्वर्सेशन सुनकर मंद मंद मुस्का रही थी। दादी माँ उसके तरफ देखते हुए कहती हैं, और तुम चुपचाप अपना नाश्ता करो और स्कूल जाओ, आज लेट नहीं हो रहा है क्या तुमको? आशी दादी माँ की बात सुनकर कहती है, मैंने क्या किया है, मैं जा ही रही हूँ दादी माँ, लेकिन आप दोनों इस उम्र में इतना लड़ते क्यों हैं? दादाजी आशी की बात सुनकर कहते हैं कि मैं क्या ही बताऊं बेटा, सारी उम्र निकल गई तुम्हारी दादी के साथ झगड़ा करते करते, पर तुम्हारी दादी को समझ में कहाँ आता है कि मेरे साथ प्यार से रहे। दादी माँ दोनों को घूर कर देखते हुए कहती है, आप दोनों जल्दी नाश्ता करो वरना आज की रात आपको बाहर गार्डन में बितानी पड़ सकती है। दादी माँ की धमकी को सुनकर दोनों चुपचाप अपना नाश्ता जल्दी जल्दी फिनिश करने लगते हैं। द रॉयल होटल, ऐश का रूम। दोनों सहेलियां जब अपना दुख बताकर थक जाती हैं तो वहीं बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद, ठीक है तू फ्रेश हो जा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ फ्रेश होने। ऐश अनोखी की बात पर हाँ मैं सर हिलाती है। ऐश को बाय कर अनोखी अपने रूम की ओर निकल जाती है। अनोखी का रूम। अनोखी अपने रूम में आती है तो देखती है उसका सामान वैसे ही बेड के ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले वह अपने कपड़े सूटकेस से निकलती है। अपने सूटकेस से सारे कपड़े निकाल वहां लगी अलमीरा में रखती है, उनमें से कुछ कपड़े ले फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर चली जाती है। अनोखी शॉवर लेने के बाद बाथरूम से बाहर आती है। उसने अपनी बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था, बालों में एक टॉवल बंधा हुआ था। उसने जो टॉवल बॉडी पर लपेटा हुआ था वो घुटनों के ऊपर था। इस लुक में यदि कोई अनोखी को देखता तो पागल ही हो जाता। अनोखी बाथरूम से निकलकर सीधे आईने के सामने आती है और बालों से टॉवल निकालकर अपने बालों को पोंछने लगती है। अपने बालों को पोंछने के बाद वह टॉवल साइड में रखकर बॉडी लोशन लेती है और अपनी बॉडी पर लोशन लगाने लगती है। एकाएक ही उसकी नजर आईने में जाती है। आईने में किसी को देख अनोखी चिल्लाते हुए पीछे मुड़ती है तो देखी है क्रिश उसके पलंग पर फेल के लेटा हुआ है और उसे अपनी इंटेंस नजरों से घूर रहा है। क्रिश को अपने रूम में देख अनोखी चौंकते हुए कहती है, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? क्रिश जो कि अनोखी को देखने में खोया हुआ था, उसकी तेज आवाज को सुनकर अपने होठों को बाइट कर बेड से उठकर अनोखी के पास आता है। अनोखी जैसे ख्याल नहीं था कि अभी वह किस हालत में है, ऐसे ही क्रिश से लड़ने के मूड में आ जाती है। उसको खुद के पास आता देख अनोखी उसे उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से। अनोखी को केवल टॉवल में देख वैसे ही क्रिश की हालत खराब थी, उसकी बॉडी हार्ड हो रही थी, ऊपर से उसका गुस्से लाल हुआ चेहरा, कपते होंठ देख क्रिश का दिल तेजी से धड़कने लगता है। शॉवर लेने के कारण उसके बालों से पानी टपक रहा था जो कि उसके कंधों से बहता हुआ सीने में जाकर जा रहा था। क्रिस अपना सलाइवा निगलता है, उसकी निगाहें लगातार उसके लिप्स से होते हुए कभी गर्दन कभी कंधे कभी सीने में जा रही थी। क्रिश अनोखी को बहुत ही इंटेंस नजरों से देखते हुए बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था। क्रिश की ऐसी हरकतें और उसकी निगाहों की तपिश को खुद में महसूस कर अनोखी उसकी नजरों का पीछा करते हुए देखती है। अनोखी देखती है कि क्रिश की नजरें लगातार उसके गले के नीचे उसके सीने पर बनी हुई है। खुद के सीने पर क्रिश की नजरों को महसूस कर अनोखी जल्दी से अपने हाथ से अपने सीने को कवर करती है और कहती है, बदतमीज इंसान, बेशर्म कहेंगे, तुम्हें अक्ल है कि नहीं? तुम मेरे रूम से अभी जाओ। और तुम कर क्या रहे हो मेरे रूम में? क्या कर रहा हूं का क्या मतलब है? तुमसे मिलने आया हूं। बोला था ना थोड़ी देर बाद फिर से मुलाकात होगी, और मुझे नहीं पता था कि मैं तुमको सरप्राइज करने आया हूं और फिर सीटी टंग आउट बजाते हुए, लेकिन मैं ही सरप्राइज हो जाऊंगा। यू अनोखी गुस्से में कहती है।
मिस्टर क्रिश, क्या आपने अपनी शर्म बेंच खाई है? आपको शर्म नहीं आ रही? आप एक लड़की के रूम में खड़े हुए हैं, वह भी लड़की इस हालत में है। आपको लगता नहीं कि आपको गेट नॉक करके आना चाहिए? अरे मैडम, मैंने गेट को अच्छे से लॉक कर दिया है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेन गेट लॉक नहीं, नॉक करने के लिए कहा है। आपको गेट खटखटा के अंदर आना चाहिए था, अनोखी दांत किटकिटाते हुए कहती है। क्रिश, जो कि अनोखी को अपनी बातों में फंसाते हुआ बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया था, वह अपने हाथ से अनोखी के चिन्ह को उठाते हुए कहता है, मैंने भी तो वही कहा कि गेट को लॉक करके आया हूं। अनोखी, जो कि क्रिश की बातों में उलझी हुई थी, उसको अपने इतने पास देख पीछे दीवार से सट जाती है। उसकी सांस एकदम से तेज हो गई थी। क्रिश को अपने पास देख वह अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, देखिए मिस्टर क्रिश, मैं आपकी सारी बदतमीजियां इतनी देर से झेल रही हूं। अब आप अभी के अभी आप मेरे रूम से बाहर निकल जाए। क्रिश अनोखी को टीज करते हुए कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं रूम से बाहर चला जाऊंगा? क्योंकि यह मेरा रूम है। आप मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के नहीं रह सकते, इसलिए आप अभी के अभी मेरे रूम से बाहर जाएं, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। इतने सब में उसने अपना हाथ अपने सीने से हटा लिया था, जिसके कारण उसका टॉवल धीरे धीरे लूज हो रहा था, जिससे उसके सीने के उभार और भी विजिबल हो रहे थे, जो कि क्रिश को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थे। क्रिश के यहाँ होने से अनोखी को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि वह जिस हालत में थी उस हालत में यदि कोई भी उन दोनों को देखता तो गलत ही सोचता। अनोखी क्रिश की तरफ देखती है, जिसकी निगाहें एक जगह टिकी हुई थी। क्रिश की आंखों को वापस से अपने सीने पर देख अनोखी कांपते हुए कहती है, मिस्टर क्रिश, आप प्लीज मेरे रूम से चले जाइए। क्रिश अनोखी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने कदम धीरे धीरे अनोखी की तरफ बढ़ाने लगता है। अनोखी अपने टॉवल को संभाल अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करने लगती है। क्रिश अनोखी के बिल्कुल पास आ जाता है। अनोखी क्रिश से बचने के लिए साइड से निकलने की कोशिश करती है। क्रिश अनोखी के अगले मूव को ऑब्जर्व कर जल्दी से उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता है। क्रिश के खींचे जाने पर अनोखी क्रिश के हाथ सीने से टकराती है, जिससे अनोखी के उभार क्रिश को अपनी चेस्ट पर फील होते हैं। उसके सॉफ्ट पीच जैसे उभारों को महसूस कर क्रिश का रहा सहा सबर जवाब दे जाता है, और वो अनोखी के गले में हाथ डाल उसके चेरी जैसे लबों को अपने लबों से जोड़ देता है। चैप्टर 34 लव बाइट। अनोखी का रूम। क्रिश के इस तरह खींचे जाने पर अनोखी कटी पतंग के जैसे उसके तरफ खींच के चली आती है, जिससे क्रिश को अपने सीने पर अनोखी के उभार महसूस होते हैं। उसका रहा सहा सबर जवाब दे जाता है। वह अपने हाथों की फुर्ती से अनोखी के गर्दन पर हाथ लगा उसके चेहरे को उठा, उसके कांपते होठों पर अपने होंठ रख देता है और किस करने लगता है। क्रिश की किस्म बेताबी दिख रही थी, जिसे अनोखी बखूबी महसूस कर पा रही थी, जैसे कि वह अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा हो, पर उसका कंट्रोल जवाब दे रहा हूं। वह बहुत हर्षली अनोखी को किस करने लगता है। उसका एक हाथ अनोखी की कमर पर और दूसरा हाथ अनोखी की गर्दन पर था। अनोखी तो क्रिश के इस मूवमेंट से चौंक चुकी थी, उसके दोनों हाथ क्रिश के कंधे पर थे। क्रिश अनोखी को किस करते हुए दीवार से बिल्कुल सट देता है और अनोखी को एग्रेसिवली किस करने लगता है। अनोखी को जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो वह क्रिश के कंधे पर जोर जोर से अपने हाथ मारने लगती है। अपनी किस में हो रहे डिस्टर्बेंस से चिढ़कर क्रिश अनोखी के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पीन कर देता है और गहराई से अनोखी को चूमने लगता है। क्रिश कभी अनोखी के अपर लिप को शक कर रहा था तो कभी लोअर लिप को। क्रिश अनोखी को किस करते हुए ही बेड की ओर ले आता है और उसे धक्का देकर बेड पर गिरा देता है। अनोखी तो क्रिश की हर मूवमेंट को शॉक होकर देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह दीवार से हटकर बेड पर आ गिरी। उसे जब क्रिश का भार अपनी बॉडी पर महसूस होता है तब वह होश में आती है। क्रिश अनोखी के लिप को सक कर रहा था। जब अनोखी क्रिश को अपने मुंह में इंटर करते हुए महसूस करती है तो अपने हाथों की मुट्ठियां बना उसके सीने पर मारने लगती है। क्रिश अनोखी के उस हाथ को पकड़कर बेड के हेड बोर्ड की ओर पीन कर देता है और उसकी कमर में चिकोटी काटता है। आह की आवाज के साथ अनोखी दर्द के मारे अपना मुंह खोल देती है और क्रिश को मौका मिल जाता है उसके मुंह में इंटर करने का। क्रिश अनोखी के मुंह में अपनी जीभ को इंटर करता है और उसके पूरे मुंह को शक करने लगता है। उसके साथ उसके मुंह के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहा था।
धीरे धीरे क्रिश आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसका हाथ जो कमर पर था धीरे धीरे अनोखी के सीने की ओर आ रहा था। जब अनोखी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो क्रिश उसे किस करना छोड़ उसकी जो लाइन को किस और वाइट के साथ शक करने लगता है। धीरे धीरे क्रिश उसकी गर्दन पर आता है और वहां भी शक और वाइट करने लगता है। अनोखी के प्रोटेस्ट के कारण जो उसका टॉवल उसके उभरे से हल्का नीचे खिसक गया था क्रिश को विजिबल हो रहा था। क्रिश अपना सलाइवा गटकते हुए उसके हल्के दिख रहे हो उभार पर अपने कांपते होंठ रख देता है। जैसे ही अनोखी अपने सीने पर क्रिस के होठों को महसूस करती है उसकी हाथों की मुट्ठियां बन जाती है। वह बेडशीट को जोर से पकड़ लेती है। क्रिश उसके हल्के उभरे हुए सीने को किस और बाइट कर रहा था। क्रिश की बाइट करने पर अनोखी है कि आवाज निकलती है जिससे क्रिश और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और वह वाइट की जगह पर शक करने लगता है। क्रिश ने अनोखी की नेक और सीने के निचले हिस्से को बाइट से लाल कर दिया था। उसमें हल्के हल्के बीते के निशान भी दिख रहे थे। क्रिश से जब सहन नहीं होता तो वह अपना दूसरा हाथ अनोखी के सीने की ओर बढ़ने लगता है। ठीक उसी समय उन्हें डोर नॉक होने की आवाज आती है। क्रिश डोर नॉक की आवाज को इग्नोर कर वापस से अपना काम करने लगता है। अनोखी जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वह दूर नॉक की आवाज जैसे ही सुनती है क्रिश को खुद से दूर करने लगती है। काफी देर कोशिश के बाद भी क्रिश उससे दूर नहीं होता तो वह रोने लगती है। क्रिश जब अनोखी को किस करते हुए उसके लिप्स की ओर आता है तो उसे अनोखी के लिप्स पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। जब वह अपनी आंखें खोल अनोखी की ओर देखता है तो अनोखी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। क्रिश कसकर अपनी आंखें बंद कर अनोखी के ऊपर लेट जाता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। कुछ देर इस पोजीशन पर रहने के बाद क्रिश गहरी सांस ले उसके माथे को चूम अनोखी के ऊपर से उठता है और उसे बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। अनोखी जो कि क्रिश के हटने से गहरी सांस ले रही थी वो उसकी बात सुन तुरंत बाथरूम की ओर भाग जाती है। क्रिश ने पीक होल से सबसे पहले बाहर देखा है कि बाहर कौन है। बाहर एक सर्वेंट खड़ा था। क्रिश अपने कपड़े सही कर और एक नज़र बाथरूम की ओर देख दरवाजा खोलता है। क्रिश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ा सर्वेंट अपना सर नीचे कर कहता है, सर क्या यह अनोखी मैडम का रूम है? क्रिश हाँ मैं गर्दन हिला उससे कहता है हाँ क्या काम है उससे? वह रेडी हो रही है सर। नीचे नाश्ते की टेबल पर गुप्ता साहब सबका वेट कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें नाश्ते पर नीचे बुलाया है। ठीक है तुम चलो हम लोग आ रहे हैं। सर्वेंट क्रिश की बात सुन हाँ में सिर हिला देता है। सर्वेंट के जाने के बाद क्रिश डोर लॉक कर देता है। कुछ देर बाद अनोखी अपने कपड़े चेंज करके आती है। उसका चेहरा अभी भी रेड था। वह क्रिश से गुस्सा थी। वह उसकी तरफ देखते तक नहीं रही थी। क्रिश अनोखी के सामने जा उसका हाथ पकड़ लेता है। अनोखी गुस्से में उसका हाथ झड़कते हुए कहती है, कर ली ना अपने मन की, अब क्या कर रहे हो इधर पर? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना किसी लड़की की मर्जी है कि नहीं उसकी बिना मर्जी के उसे टच करना। अनोखी की बात पर क्रिश अपने चेहरे पर मुस्कान ला कहता है, किसी दूसरी लड़की को टच नहीं कर रहा हूँ, जिसे पसंद करता हूँ उसे टच किया है और अपनी होने वाली बीवी को टच करने में कौन सी बुराई है? ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर प्रिंस। मैं कोई तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, इसलिए मेरे सामने ये सब हरकतें मत किया करो वरना जैसे फर्स्ट दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था उसके आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्रिश तिरछी मुस्कान लिए कहता है, अभी तो तुम मेरे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रही थी और उसे एंजॉय भी कर रही थी, भूल गई हो क्या? क्रिश की बात सुनकर अनोखी अपने लाल गालों को छुपाते हुए कहती है, बदतमीज इंसान, निकलो मेरे रूम से अभी के अभी। क्रिश अनोखी की हालत देखकर अपने लिप्स को बाइट करते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, भूलना मत मिस अनोखी लूथरा कि तुम मेरी हो। यू आर माइन, और जिस तरह मैं तुम्हें छूता हूं मेरे अलावा तुम्हें कोई और छू नहीं सकता। इसीलिए किसी और के बारे में सोचने का ख्याल भी मत लाना। अभी प्यार से समझा रहा हूं और जिस दिन तुमने मेरी बात को इग्नोर किया उस दिन मेरे प्यार के अलावा तुम मेरा गुस्सा और मेरी पजेसिवनेस भी देखोगी। इसके साथ ही क्रिश अनोखी के माथे को चूम उसके लिप्स पर बेबी किस देकर रूम से निकल जाता है। अनोखी तो क्रिस ऐसे व्यवहार से पागल ही हो गई थी कि ये कैसा इंसान है, यह मेरे ऊपर इतना अधिकार कैसे दिखा सकता है।
अनोखी क्रिश को इग्नोर कर फटाफट रेडी होती है। जब वो आईने में खुद को देखती है तो उसके गाल वापस से लाल हो जाते हैं। उसके नेक पर लव बाइट के निशान क्लियरली विजिबल हो रहे थे। अनोखी कंसीलर से उन्हें हाइड करती है। अनोखी रेडी होने के बाद ऐश को कॉल करती है। ऐश उससे बताती है कि वह नीचे लॉन में उसका वेट कर रही है। अनोखी रेडी हो नीचे की ओर चली जाती है। आकर्ष जो कि क्रिश के रूम में उसका वेट कर रहा था, क्रिश को आता देख उससे पूछता है, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे रूम में कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे यार ब्रो, तुम्हारी भाभी को मनाने गया था, सुबह से गुस्से में भरी हुई थी ना। बस उसे मना कर आया हूँ, चलो नाश्ता करने चलते हैं। वैसे भी हम दोनों की सेटिंग्स नीचे बैठी हुई है नाश्ता करने, और हम लोग यहाँ रूम में बैठे अकेले क्या कर रहे हैं। आकर्ष क्रिश की बात पर उसे तिरछी नजरों से देखकर कहता है, ये सेटिंग क्या लगा रखा है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, यदि तुम अनोखी के लिए सीरियस नहीं हो तो उसका पीछा छोड़ दो। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी स्टूडेंट के साथ टाइम पास करो। अरे यार ब्रो, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे लेकर सीरियस नहीं हूँ? अगर मैं सीरियस नहीं होता तो उसे अपनी बीवी थोड़ी ना कहता। मैं उसके लिए डैम सीरियस हूँ ब्रो, तो तू उसकी फिक्र मत कर, वह मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। खुश रहने भी चाहिए। यदि तूने उसे रुलाया और उसे धोखा दिया तो सबसे पहले तुझे मैं ही मारूंगा। समझ गया ब्रो, चल मैं रेडी होने जा रहा हूँ। आकर्ष क्रिश को घूरते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिश रेडी होता है। आकर्ष और क्रिश अपने रूम से निकाल नीचे की ओर आ जाते हैं। जब हमारे दोनों हैंडसम बॉयज नीचे आते हैं तो वहां पर मौजूद बहुत सी लड़कियां उन्हें देखकर ब्लश करने लगती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने हैंडसम बॉयज इस जगह पर मौजूद होंगे। पर हमारे दोनों हीरोज की निगाहें तो अपने सोम वन स्पेशल को ढूंढ रही थी, जो कि पता नहीं कहां छुपकर बैठ गई थी। क्रिश अपनी नजरें यहाँ वहां करता है तो उसे कोने में अनोखी दिखती है, जो कि ऐश हंसकर बातें कर रही थी। क्रिश अनोखी को हंसता देख मन में सोचता है कि जब भी मैं सामने होता हूं तो हमेशा जहर ही उगलती है, और अभी देखो मिस कपूर से कैसे हंस हंसकर बातें कर रही है। और हमारे आकर्ष बाबू जो अपनी बीवी को देखने में बिजी थे, वह क्रिश की आवाज से उसकी तरफ देखते हैं, जो कि उससे कह रहा था कि हमारी वाली उस कोने में बैठी है, चलो उन्हीं की टेबल में चलते हैं। आकर्ष क्रिश की बात पर हाँ में सर हिला देता है। अनोखी और ऐश की टेबल की हो चल देता है। ऐश और अनोखी दोनों अपनी बातों में मशगूल थे जब उन्हें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब दोनों सामने साइड देखती है तो एक लड़की जोर से चिल्लाते हुए आगे भाग जा रही थी। अनोखी और ऐश उस लड़की को देखती हैं कि वह किस दिशा में भाग रही है, तो सामने आकर्ष और क्रिश खड़े हुए थे और वह लड़की उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रही थी। अनोखी और ऐश को लग रहा था कि वह लड़की जरूर क्रिश के पास जाएगी, पर उनकी सोच को विराम जब लगता है जब वह लड़की सीधे प्रोफेसर आय के पास जा उन्हें गले से लगा लेती है। चैप्टर 35 जेलसी द रॉयल होटल। क्रिश और आकर्ष रेडी होकर अपने रूम से नीचे लॉन की ओर आ जाते हैं। आकर्ष जिसकी नजरें अपनी प्यारी बीवी को ढूंढ रही थी, वह चारों तरफ ऐश को देखता है तो उसे कोने की एक टेबल में ऐश और अनोखी बैठी दिखती हैं। ठीक उसी समय क्रिश ने भी अनोखी को देख लिया था, इसीलिए वह आकर्ष से कहता है कि दोनों उस तरफ बैठी हैं, चलो हम भी वही चलते हैं। क्रिश की बात पर आकर्ष हाँ में सर हिला क्रिश के साथ ऐश और अनोखी की ओर बढ़ जाता है। आकर्ष जैसे ही आगे बढ़ता है, ठीक उसी समय कोई उसके सीने से आ लगता है। आकर्ष को समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। आकर्ष की नजरें ऐश की ओर जाती हैं, जो कि उसे ही गुस्से से घूर रही थी। अपनी बीवी की ऐसी घूरती नजरों को महसूस कर आकर्ष अपना सिर नीचे कर देखता है तो एक गोरी सी मॉडर्न कपड़ों में लड़की उसके गले लगी हुई है। वह उस लड़की को कंधे से पकड़ खुद से दूर करता है। आकर्ष ने गुस्से में कहा, हाउ डेयर टू टच मी। आकर्ष को गुस्से में देख उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, जो आकर्ष को यहाँ देखकर फूले नहीं समा रही थी। वह उसे गुस्से में इस तरह चिल्लाते देख वो लड़की घबराते हुए कहती है कि प्रोफेसर, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या। आकर्ष जिसकी नजरें लगातार ऐश के ऊपर बनी हुई थी, वह उस लड़की की बात पर उसे देखता है और कहता है, सॉरी मिस, पर मैंने आपको नहीं पहचाना, और आप इस तरीके से कैसे बिहेव कर रहे हैं। वह लड़की आकर्ष की बातों से थोड़ी मायूस हो जाती है और कहती है, सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, मेरा नाम आस्था गुप्ता है।
2 साल पहले ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके अंडर में रहकर ही मैंने पढ़ाई की है। आप मुझे भूल गए क्या? मैं आपकी ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक थी। आस्था की पूरी बात सुनने के बाद आकर्ष को याद आता है और वह कहता है, जी मिस आस्था, मैं आपको पहचान गया। आकर्ष की बात सुनकर जो मायूसी आस्था के चेहरे पर आ गई थी वह खुशी में बदल जाती है और वह आकर्ष का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्रोफेसर, मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हुई हूँ। मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। आस्था के जबरदस्ती चिपकने पर आकर्ष आस्था को घूरते हुए कहता है, बिहेव योरसेल्फ मिस आस्था, क्या आप थोड़ा दूर रहकर बात नहीं कर सकती हैं? आकर्ष की बात सुन आस्था उसका हाथ छोड़ देती है। ऐश जो कि आकर्ष और उस लड़की को देख रही थी, उन दोनों को इतने पास देख उसका खून जलने लगता है। वह अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच को जोर से प्लेट पर पटक देती है। अनोखी जो कि ऐश के सामने बैठी थी, ऐश के एक्सप्रेशन देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वह अनोखी को टीजिंग वे में कहती है, क्या हुआ है ऐश, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? तुम्हें देख नहीं रहा है वह लड़की प्रोफेसर से कैसे चिपक रही है और प्रोफेसर उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही चीज जब मैं कर रही थी तो वह मेरे कैरेक्टर पर मुझे लेक्चर दे रहे थे कि मैं किसी से भी चिपक जाती हूँ, किसी से भी कुछ भी बोल लेती हूँ, लेकिन अब वह खुद उनके साथ हो रहा है तो उन्हें अच्छा लग रहा है। देखो कैसे हाथ पकड़ा हुआ है उसने प्रोफेसर का। अनोखी ऐश को देखते हुए हल्की स्माइल के साथ कहती है, अरे उन लोगों को देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अभी अभी उस लड़की ने क्या कहा? वह प्रोफेसर की पुरानी स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है इतने टाइम बाद अपने प्रोफेसर को देखकर एक्साइटेड हो गई होगी। सिंपल। अरे तो ऐसा भी क्या एक्साइट होना कि गले ही पड़ जाओ? और तू तो चुप ही रह, क्रिश के गले कोई पड़ी नहीं है इसलिए तुम मुझे ऐसे बोल रही है। अभी क्रिश के पास कोई जाएगा ना, तब तेरे एक्सप्रेशन देखती हूँ। ओह हेलो मैडम, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे उस बंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी न? चाहे उसके आगे पीछे 4-5 बंदरियां रहे मेरी बाला से, बस मुझसे दूर रहना चाहिए वो। अनोखी जो कि ऐश को ये सब बोल रही थी, जब देखती है कि क्रिश के पास एक लड़की खड़ी है जो उससे हाथ मिला रही है तो उसके मुंह से जूस बाहर आ जाता है। वो क्रिश को अपनी तिरछी आंखों से घूरने लगती है। ऐश को अनोखी को देख रही थी, धीरे से कहती है, अब जली ना मैडम की। आकर्ष और क्रिश अपने सामने खड़ी दो देवियों को देख मन ही मन चिढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द ऐश और अनोखी के पास पहुंचना था, पर दोनों लड़कियां आकर्ष और क्रिश को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। आस्था के बाजू में एक लड़की खड़ी थी जिसने कुछ ज्यादा ही रेलिविंग क्लॉथ पहने थे। कुल मिला के मेकअप की दुकान थी जिसका नाम लीजा था। उसकी नजरें लगातार क्रिश पर बनी हुई थी। वह आस्था की कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आस्था मुझे नहीं मिलाऊंगी इनसे। लिजा की बात पर आस्था बड़ी खुशी से उसे कहती है, लिजा इनसे मिलो, यह है प्रोफेसर आई, यह मेरे प्रोफेसर थे। 2 साल पहले ही मैंने उस कॉलेज को छोड़ा है पर कभी प्रोफेसर को भूल नहीं पाए। कुछ था आस्था की आंखों में जिसे लिजा बखूबी समझ रही थी। फिर क्रिश की ओर रुख करते हुए कहती है, सॉरी पर मैंने आपको नहीं पहचाना, क्या प्रोफेसर आए के भाई हैं? क्रिश जो कि आकर्ष के साथ खड़ा हुआ था आस्था की बात पर बोलता है, जी नहीं, मैं इनका बेस्ट फ्रेंड हूं, माय नेम इज क्रिश कुमार। लीजा जिसे क्रिश में इंटरेस्ट था वह क्रिश से हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर क्रिश, माय नेम इज लीजा। क्रिश लीला से हाथ मिलाता है तो उसकी नजरें अनोखी पर जाती हैं जो कि उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अनोखी द्वारा खुद घूरता देख क्रिश के मन में ख्याल आता है और वह लीजा से कहता है, मिस लीजा, आजकल के इस जमाने में हाथ मिलाना थोड़ा कैजुअल नहीं है। जैसे आपकी फ्रेंड आस्था ने मेरे फ्रेंड को गले लगाया वैसे क्या आप मुझे गले नहीं लगाएंगी? आकर्ष जिसने क्रिश की बात सुनी उसकी भौहें तन जाती है। क्रिश की बात सुनकर लीजा की तो जैसे लॉटरी निकल गई थी। वह आगे जाकर क्रिश को गले से लगा लेती है। कृष्ण लीजा को गले लगा पीछे से अनोखी को देखता है जो कि उसे ही घूर रही थी। लीजा और आस्था कुछ ना कुछ दोनों लड़कों से बातें कर रही थी। दोनों लड़के अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे क्योंकि उनकी दोनों बदियां उनसे इस तरीके से चिढ़ चुकी थी कि अब वह उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। किसी तरह क्रिश और आकर्ष दोनों से पीछा छुड़ाकर ऐश और अनोखी की टेबल के पास आते हैं। क्रिश अनोखी की साइड बैठते हुए बोलता है, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? अनोखी जो कि भरी भराई बैठी थी वह क्रिश की बात पर बोलती है,
मिस्टर क्रिश बैठने के बाद कौन पूछता है कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, आप ऑलरेडी यहाँ विराजमान हो चुके हैं तो पूछने की फॉर्मेलिटी क्यों ही करना। अनोखी की बात पर क्रिश अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहता है, अरे आप तो बहुत समझदार है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आकर्ष जो कि ऐश के बाजू में बैठा हुआ था वह तिरछी नजरों से ऐश को देखता है जो कि उसे फुल टशन के साथ इग्नोर कर रही थी। आकर्ष ऐश को निहारने में बिजी हो जाता है तो उसे क्रिश की आवाज आती है जो कि अनोखी से बहस करने में बिजी था। आकर्ष धीरे से ऐश की प्लेट में एक सैंडविच उठाकर रख देता है। ऐश उसे मार डालने वाली नजरों से घूरती है और वह सैंडविच उठा वापस से आकर्ष की प्लेट में रख देती है। आकर्ष अपनी भारी आवाज में कहता है, मिस कपूर यदि कोई खाने को दे तो चुपचाप खा लेना चाहिए। ऐश अपने फुल फॉर्म में आते हुए कहती, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका दिया हुआ खाना मैं टेस्ट भी करूंगी? मेरा दिया हुआ तो बहुत कुछ आप टेस्ट कर चुकी हैं। उसकी बातों को सुनकर ऐश का चेहरा लाल हो जाता है। वह आकर्ष की बातों का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह अपना सिर नीचे कर लेती है। ऐश जो शर्माने में बसी थी उसे दो लोगों की आवाज आती है, हम भी आपको ज्वाइन कर ली प्रोफेसर, जिसको सुनकर ऐश और अनोखी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। चैप्टर 36 न्यू एंट्री। आकर्ष और क्रिश जैसे ही अनोखी और ऐश की टेबल पर आते हैं दोनों उनसे मुंह मोड़कर अपना खाना खाने लगती हैं। क्रिश अनोखी के पास बैठ मजाकिया ढंग से कहता है, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं मिस अनोखी? अनोखी जो कि क्रिश को किसी और लड़की के साथ देख चिड़ी हुई बैठी थी, वह क्रिश की बात पर मुंह बनाते हुए कहती है, बैठने के बाद कौन पूछता है मिस्टर क्रिश? मैं पूछता हूं ना मिस अनोखी, क्रिश अपनी बत्तीसी चमकाते हुए कहता है। क्रिश की बत्तीसी को देख अनोखी का मन कर रहा था कि एक घुसे में उसकी सारी बत्तीसी को गायब कर दे, पर बेचारी ये सोच ही सकती थी कर नहीं सकती थी। इसी के साथ वो अपना मन महसूस कर रह जाती है। आकर्ष जो कि ऐश के पास बैठ गया था वह ऐश से बात करना चाहता था, लेकिन ऐश फुल टशन के साथ आकर्ष को इग्नोर कर रही थी। आकर्ष अपना गला साफ कर बात करने के अंदाज में ऐश को कहता है कि तुम इतना कम क्यों खा रही हो, और उसकी प्लेट पर एक सैंडविच उठाकर रख देता है। इसे भी टेस्ट करो, ये भी बहुत अच्छा है। आकर्ष द्वारा दिए गए सैंडविच को ऐश वापस उसकी प्लेट में रखते हुए कहती है, सॉरी प्रोफेसर, पर मैं आपका दिया हुआ कुछ भी टेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। मेरा दिया हुआ बहुत कुछ तुमने टेस्ट कर रखा है, सैंडविच टेस्ट करने में दिक्कत क्या है? आकर्षा की मीनिंगफुल बात पर ऐश कुछ बोलती है, उससे पहले उसे जानी पहचानी दो आवाज सुनाई देती हैं। लीजा जो कि सेडिक्टिव वे में क्रिश को कह रही थी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ मिस्टर क्रिश? ठीक है। वैसे ही आस्था आकर्ष के बाजू में आकर कहती है, प्रोफेसर क्या हम भी आपको ज्वाइन कर लें? दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह देखते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन दो लड़कियों से अपना पीछा छुड़ाया था, पर ये दोनों जोक के जैसे उनसे चिपक गई हैं। आकर्ष को आस्था के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसे ऐश के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, पर दोनों के आ जाने से अब वह टाइम भी गया समझो। अनोखी और ऐश दोनों के आने से इतना ज्यादा चिढ़ गई थी कि वह उनकी बातों का कुछ जवाब ही नहीं देती है और घूर घूर के दोनों लड़कों को देखने लगती है। आस्था और लीजा क्रिश और आकाश के जवाब के लिए खड़ी हुई थी। इतने में क्रिश उस ऑकवर्ड मोमेंट को तोड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ प्लीज जॉइन अस। लीजा क्रिश के बाजू में बैठ जाती है और आकर्ष के बाजू में आस्था। अब स्थिति ऐसी थी कि क्रिश और आकर्ष दोनों लड़कियों के बीच में बैठे थे। क्रिश के एक बाजू अनोखी और दूसरी बाजू लीजा, और ठीक ऐसा ही आकर्ष के एक बाजू ऐश और दूसरी बाजू आस्था। शादी में आए और लड़के नाश्ता करने आए हुए थे, वह उन दोनों लड़कों को देख देख कर जलन के मारे मरे जा रहे थे क्योंकि उनसे एक नहीं पट रही थी और यहाँ उन नए लड़कों ने दो दो पटा कर रखी थी। शादी में आए हुए लड़कों में से ज्यादातर की नज़र अनोखी और ऐश पर थी और वह दोनों ही उन नए लड़कों के पास बैठी हुई थी। ऊपर से जो उनका सेकंड ऑप्शन था आस्था और लीजा, वह भी आकर्ष और क्रिश के पास ही पहुंच गए थे, तो उनका रहा सहा सबर भी टूट गया। अच्छा, अब उन्हें क्रिश और आकर्ष की किस्मत ताज्जुब और अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा था। क्या आप दोनों प्रोफेसर और मिस्टर क्रिश के साथ आई हुई है? आस्था ने अनोखी और ऐश की तरफ देखते हुए पूछा। आस्था की बात पर ऐसा ना में जवाब दिया, जी नहीं, हम लोग कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से आए हुए हैं। आप लोग किसकी तरफ से आई हुई है शादी में?
एक्चुअली यह मेरी बहन की शादी है, आस्था ने कहा, लीजा के बड़े भाई से लीजा की तरफ देखते हुए। अच्छा तो आप मिस्टर गुप्ता की बेटी हैं, ऐश ने आस्था से कहा। हाँ, मैं उनकी छोटी बेटी हूँ आस्था गुप्ता, और मेरी बड़ी बहन की शादी है जिसका नाम है आरती गुप्ता। ओह, काफी अच्छे नाम है दोनों के। गुप्ता अंकल ने अपने बच्चों के नाम बहुत धार्मिक रखे हुए हैं, अनोखी ने मजाक में कहा। अनोखी की बात पर आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम नहीं बताया। अनोखी आस्था के आगे हाथ करते हुए कहती है, हेलो माय नेम इज अनोखी लूथरा। आस्था ऐश की ओर रुख करती है तो ऐसे हाथ मिलाते हुए कहती, माय नेम इज ऐश्वर्या कपूर। लीजा जो कि क्रिश को देखने में बिजी थी, वह आस्था के हिलाए जाने पर ऐश और अनोखी से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। धीरे धीरे सभी नाश्ता करना स्टार्ट करते हैं। आकर्ष ऐश की प्लेट में कुछ ना कुछ रख रहा था जिसे आस्था ऑब्जर्व कर रही थी। वह आकर्ष की ओर देखकर कहती है, प्रोफेसर क्या आप मुझे वह सलाद पास करेंगे? आस्था की बात पर आकर्ष तिरछी नजर से उसे देख कहता है, मैं आस्था सलाद आपके पास ही रखा है, आप खुद उठा सकती हैं। आकर्ष के इस स्ट्रेट रिप्लाई से आस्था हल्का झेप जाती है और मुस्कुरा के कहती है, ओह हाँ मैंने देखा नहीं। ठीक उसी समय आकर्ष का फोन रिंग करता है तो वह सबको एक्सक्यूज करके वहां से उठकर निकल जाता है। आकर्ष के जाने से आस्था मायूस हो जाती है। आकर्ष के जाने के बाद आस्था ऐश्वर्या की तरह मुड़ती है और अपनी जलन को छुपाते हुए कहती है, आपको जिस तरह प्रोफेसर ट्रीट कर रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि आप प्रोफेसर से पहली बार मिल रही है। क्या आप प्रोफेसर राय को पहले से जानती हैं? ऐश्वर्या ऐश्वर्या जो कि अपना खाना खाने में बिजी थी, वह आस्था की बात पर कहती है, हाँ हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वो हमारे प्रोफेसर है और इससे ज्यादा हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ऐश्वर्या की बात पर आस्था मन में सोचती है, प्रोफेसर राय की स्टूडेंट तो मैं भी हूं, पर जो ट्रीटमेंट प्रोफेसर ने मुझे कभी नहीं दिया वह ऐश्वर्या को क्यों दे रहे हैं? क्या प्रोफेसर के मन में ऐश्वर्या को लेकर कोई फीलिंग है? पर यह कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी करके ऐश्वर्या को प्रोफेसर से दूर रखना होगा, वरना प्रोफेसर को अपना बनाने का मेरा ख्वाब ही रह जाएगा। आस्था मन में यही सब सोच रही थी जब लीजा की आवाज से उसका ध्यान भंग होता है। आस्था संजय वहां से निकलने वाला है, शाम तक उनकी फ्लाइट यहां आ जाएगी, किसी को बोल देना एयरपोर्ट पिक करने चले जाएंगे। लीजा की बात सुन आस्था हाँ मैं सर हिलाती है। अनोखी आस्था से पूछती है कि आज से शादी का प्रोग्राम स्टार्ट है क्या? अनोखी की बात पर आस्था कहती है, नहीं कल से प्रोग्राम है, शाम को जीजू आ जाए उसके बाद ही सारा कुछ स्टार्ट होगा। अच्छा अभी लड़के वाले आए नहीं है मतलब? क्रिश अनोखी को लगातार घूर रहा था। अनोखी उसे फुल इग्नोर कर रही थी, पर कभी वह उसके हाथों को दबाता तो कहीं चिमटी कटता। ये सब चीज लीजा बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही थी। वह क्रिश का अटेंशन पाना चाहती थी, पर क्रिश का पूरा ध्यान अनोखी के ऊपर था जिसे देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वह समझ गई थी कि क्रिश के मन में अनोखी को लेकर फीलिंग है। दोनों लड़कियां अपना नाश्ता करके अपने रूम की ओर चली जाती हैं। अब वहां पर क्रिश, लीजा और आस्था रह गए थे, आकर्ष तो पहले ही चला गया था। मिस्टर क्रिश क्या आप अनोखी को पसंद करते हैं? लीजा ने कहा। लीजा ऐसे डायरेक्ट पूछे जाने पर क्रिश हल्का सा शक पका जाता है और कहता है कि आपको इससे मतलब क्या है मिस लीजा? लीजा क्रिश की बात में मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी आंखों में अनोखी के लिए फीलिंग्स दिखती हैं इसलिए मैंने पूछा। लीजा की बात पर क्रिश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आपको भी दिख गया, पर अफसोस जिसे मैं पसंद करता हूं उसे मेरी आंखों में प्यार ही नहीं दिखता। इसके साथ ही क्रिश उन दोनों को बाय करके चला जाता है। क्रिश की बात सुन लीजा अपना मन महसूस कर रह जाती है। लीजा और आस्था एक दूसरे को देख रही थी। आस्था लीजा की बात पर बोलती है, हमें इन दोनों लड़कियों को क्रिश और आकर्ष से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा है मैं उसे हरगिज किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन 2 सालों में मैंने प्रोफेसर राय के बिना कैसे रही हूं यह मैं ही जानती हूं, लेकिन अब प्रोफेसर राय दोबारा मेरी लाइफ में आए हैं इसलिए मैं उन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगी। प्रोफेसर राय मेरे हैं, सिर्फ मेरे। आस्था की नज़रों में कुछ था जो कि आगे जाकर खतरनाक साबित होने वाला था। लीजा आस्था की बात पर तिरछी मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता था कि आस्था कितनी पागल है अपनी चीजों को लेकर। कांच की एक बड़ी सी विंडो के सामने एक ब्लैक सूट में खड़ा लड़का शहर की भीड़ भाड़ को देख रहा था।
उस लड़के की हाइट 66 इंच थी। देखने में वह लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम, हल्की बट उसके खूबसूरत चेहरे को सूट कर रही थी। उसने एक हैंडमेड सूट पहना हुआ था। उसके होठों पर एक सिगरेट थी जिसके कस लेते हुए वह खिड़की से बाहर लोगों को देख रहा था जो कि उस ऊंची बिल्डिंग से एक कीड़े मकोड़े के समान दिख रहे थे। क्या खबर लाए हो? पूरे कमरे में उसकी भारी आवाज गूंज जाती है। उस लड़के के पीछे खड़ा उसका पीए जो कि घबराया हुआ था। क्या तुमने वह काम किया जिसे मैंने करने को कहा था? पीए डरते हुए कहता है, सर हमने उनका पता लगाने की बहुत कोशिश की पर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका नाम और निशान ही मिटा दिया गया है। पीए की बात सुनकर वह लड़का गुस्से में अपनी सिगरेट फेंक उसको पैरों तले दबाते हुए कहता है, कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? क्या उससे आसमान निकल गया या जमीन खा गई? उसकी पीए अपने सलाइवा को निकलते हुए कहता है, सर हमने अपने गार्ड को लगा दिया है, जल्द से जल्द उनका पता चल जाएगा। पता चलना ही चाहिए। यदि मुझे उसका पता नहीं चला तो तुम अपनी कब्र खुद खोद लेना और उसमें खुद कूद के मर जाना, क्योंकि अगर मुझे वह नहीं मिली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उन गार्ड को ऐसी मौत दूंगा कि तुम लोग खुद मारना ज्यादा पसंद करोगे मेरे हाथों के बदले। लड़के की बात सुनकर पीए का चेहरा खौफ से भर जाता है और वह डरते हुए सर हिला उसके केबिन से निकल जाता है। कुछ देर बाद उस लड़के के केबिन में एक उसी की एज का लड़का आता है जो कि दिखने में उस लड़के के मुकाबले कम हैंडसम नहीं था। चल यार मेरी फ्लाइट है। अंदर आए लड़के की बात सुन वो लड़का हाँ में सिर हिला देता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। चैप्टर 37 शिमला घूम जाना। ऐश का रूम। अनोखी और ऐश नाश्ता करके सीधे ऐश के ही रूम में आ गए थे। अनोखी सोफे पर बैठते हुए ऐश से कहती है कि शादी का प्रोग्राम तो कल से शुरू है तो आज हम क्या करें? अनोखी की बात पर ऐश हाँ मैं सर हिला कहती है, बोल तो तुम सही रही हो पर कहाँ जाना चाहिए हमें? अनोखी जल्दी से उठकर बैठते हुए ऐश से कहती है, चलना शिमला घूमने चलते हैं, यहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी प्लेस है, पहाड़ है, बर्फ है, सब कुछ देखने में मिलेगा। वैसे भी हमारा शिमला आने का मेन मोटिव तो शिमला घूमने था, शादी तो एक बहाना था ना। अनोखी की बात पर ऐश कहती है, बोल तो तू सही रही है पर मैं दिक्कत तो जो दादाजी ने 2 मुस्तंडों को हमारे साथ भेजा है उनका क्या करना है? अगर दादाजी को खबर लगी कि हम यहाँ शादी अटेंड करने की जगह घूम फिर रहे हैं वो भी अकेले, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें कल की टिकट से वापस बुला ले। ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी शादी कल से स्टार्ट है, आज हम क्या करें, मूर्खों के जैसे यहीं बैठे रहे। अनोखी चिढ़ कर रहती है। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, गुप्ता अंकल से बात करके निकल जाते हैं। अगर दादाजी का कॉल भी आता है तो उनसे कह देंगे कि हम अंकल से परमिशन लेकर निकले थे, वैसे भी उन्होंने हमें उनकी ही जिम्मेदारी पर तो भेजा है, ऐश ने कहा। ऐश की बात सुनकर अनोखी एक्साइटेड हो जाती है और वापस सोफे से उठकर कहती है, चलो चलो चलते हैं, जल्दी से तू भी कपड़े चेंज कर ले, मैं भी कपड़े चेंज करती हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओ मैडम कपड़े क्या चेंज करने हैं, अभी ही तो सुबह हमने चेंज किए थे, ऐश ने कहा। ऐश की बात पर अनोखी उसके सर पर मारते हुए कहती है, मैडम ये होटल है, यहाँ तुम कम कपड़ों में भी रह सकती हो, लेकिन हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हमें अपने साथ गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसा हो कि जा रहे हैं 2 पैर पर और लौटेंगे 4 कंधे पर। अनोखी के बात पर ऐश कहती है, बोल तो सही रही है तू, वैसे भी कल एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही पता चल गया था कि शिमला में कितनी ठंड है। एक काम कर, तू अपने रूम में मत जा, मेरी ही कपड़े पहन ले, अब तू अपने रूम में जाएगी फिर वहां से आएगी, टाइम ही वेस्ट होगा। ऐश की बात पर अनोखी ऐश के कपड़े निकाल कर पहन लेती है। दोनों सहेलियां रेडी होकर नीचे आती हैं और बॉडीगार्ड को कॉल करती हैं। ऐश और अनोखी के सामने उनके दोनों बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। ऐश उनसे कहती है कि हमें शिमला घूमने जाना है, पता करो यहाँ पर कौन कौन सी अच्छी प्लेस है, वहां पर हमें ले चलो। ऐश की बात पर बॉडीगार्ड कहता है, मैडम पहले हम मिस्टर कपूर से बात कर ले, उन्होंने कहीं भी बिना उनसे पूछे जाने को मना किया था। ऐश मन में मिस्टर कपूर के चमचे, फिर स्माइल के साथ, हमने मिस्टर गुप्ता से पहले ही पूछ लिया है, उन्होंने ही परमिशन दी है, और दादाजी ने वैसे ही मिस्टर गुप्ता की वजह से ही हमें यहाँ भेजा है, तो चुपचाप मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ऐश की बात सुन बॉडीगार्ड हाँ मैं सिर हिला गाड़ी लेने निकल जाते हैं। पार्किंग। ऐश और अनोखी पार्किंग एरिया में कार का वेट कर रही थी जब उनके सामने एक कार आकर रुकती है।
ऐश्वर्या जो कि कार को देख रही थी, उस कार का शीशा नीचे होता है तो उन्हें क्रिश और आकर्ष दिखते हैं। उन दोनों को देखकर उन्हें नाश्ते की टेबल का सीन याद आ जाता है और वह उन्हें घूर के देखकर इग्नोर कर देती है। क्रिस ऐश और अनोखी को देखकर कहता है, क्या बात है, घूमने जाना है? क्रिश की बात सुन ऐश और अनोखी चौंकते हुए एक दूसरे को देखते हैं। अनोखी धीरे से ऐश के कान में कहती है, इस चिलगोजे को कैसे पता चला कि हम घूमने जा रहे हैं? क्रिश जो कि अनोखी के बुदबुदाने को सुन रहा था, वह अपने कानों को उठा अनोखी की पूरी बात सुनने की कोशिश करता है। जब अनोखी देखती है कि क्रिश उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा है तो वह चुप हो जाती है। ऐश्वर्या अनोखी दोनों को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ऐश और अनोखी के बॉडीगार्ड आते हैं और उनसे कहते हैं, मैडम ये कार मिस्टर गुप्ता ने भेजी है, साहब लोग भी घूमने जा रहे हैं तो मिस्टर गुप्ता ने कहा है कि आप इन्हीं के साथ चले जाए, अकेले मत जाए। ऐश्वर्या और अनोखी बॉडीगार्ड की बात सुन कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, अंकल ने तो कहा था कि हम लोग घूमने जा सकते हैं, उन्होंने ये कब कहा कि इन्हीं के साथ जाना है? मैडम हम उनके पास गए थे कार के लिए तो उन्होंने कहा कि सारी कार्स अभी शादी में बिजी हैं और यही एक कार फ्री है जो कि इन लोगों ने पहले ही ले ली थी, तो सर ने कहा है कि इन्हीं के कार से आप चले जाएं। ऐश्वर्या अनोखी एक दूसरे को देखते हैं और कहती है, इनसे पीछा कभी नहीं छूटेगा। क्रिश हॉर्न बजाते हुए कहता है, अब चलना है कि नहीं कि हम लोग चले जाएं, आप लोग अपने रूम में ही सड़ते रहना। फिर आखिर मन मारकर ऐश अनोखी को खींचते हुए कार की ओर लाती है और पीछे के गेट खोल दोनों बैठ जाते हैं। दोनों के बैठते ही क्रिश कार को आगे बढ़ा देता है। कुछ देर पहले ऐश और अनोखी जब अपनी बॉडीगार्ड से बाहर जाने के लिए कह रही थी तब क्रिश ने उनकी बातें सुन ली थी। जब बॉडीगार्ड वहां से निकलकर मिस्टर गुप्ता से पार्किंग एरिया में खड़ी कार के बारे में पूछने जाते हैं तो आकर्ष और क्रिश उनके सामने आ जाते हैं। उन दोनों को बॉडीगार्ड बाखूबी जानते थे कि वह कौन है और यह भी क्या आर्यदीप कपूर और आदित्य रॉय दोनों कितने क्लोज फ्रेंड है। बॉडीगार्ड उनके सामने ग्रीट करते हैं, कहते हैं, जी सर। आकर्ष अपनी भारी आवाज में उनसे कहता है, क्या बोल रही थी वह दोनों? बॉडीगार्ड वैसे ही सिर नीचे की ओर रख उनसे कहते हैं कि वह दोनों शिमला घूमने जाना चाहती हैं और उन्होंने कार लाने के लिए कहा है। आकर्ष उन्हें कुछ कहता है, आकर्ष की बात पर वह लोग हाँ में सिर हिला वहां से चले जाते हैं। क्रिश जो कि आकर्ष को ही देख रहा था वो कहता है, क्या बात है ब्रो, तू तो मेरे से भी फास्ट निकला। अपना मुंह बंद कर और जल्दी जल्दी चल वरना वह किसी और के साथ निकल जाएंगे। यही सब सोचते हुए क्रिश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह एक नज़र आकर्ष को देखता है और आगे जाकर गाड़ी रोक देता है। आकर्ष जो इस चीज के लिए रेडी था वह क्रिश देखते हुए कहता है, क्या हुआ तुझे ब्रो? मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, तू कार ड्राइव कर, मैं पीछे बैठता हूँ। दोनों लड़कियां जो पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी, क्रिश की बात सुन अनोखी चिढ़ते हुए कहती है कि पीछे हमारी गोद में बैठेगे क्या? क्या ऑलरेडी जगह है कम है, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो क्या जरूरत थी तुम्हें आने की? हम लोग वैसे ही घूमने जा रहे हैं, तुमको कहाँ लेते हुए फिरेंगे? एक काम करो, तुम वापस चले जाओ, मैं और ऐश घूम आते हैं। प्रोफेसर आप अपने फ्रेंड को लेकर वापस होटल चले जाए। अनोखी की बात पर क्रिश कहता है, ये जालिम औरत, मुझे अभी ही ऐसा लग रहा है मैं पहले ठीक था और वैसे भी नई जगह घूमने जाऊंगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊंगा। अभी थोड़ा मुझे चक्कर से आ रहा है इसीलिए रेस्ट करना चाहता हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं ड्राइव करते रहूंगा, सब लोगों को सीधे परलोक जाना है क्या? क्रिश ऐश की ओर देखते हुए कहता है, मैडम आप पैसेंजर सीट में आकर बैठ जाए, मैं पीछे चला जाता हूँ। ऐश क्रिश की बात पर एक बार अनोखी को देखते हैं और कहती है, अनोखी आगे चली जाएगी, आप पीछे बैठ जाए। क्रिश ऐश की ओर काका गेट खोलते हो खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है कि आप आगे बैठ जाए। वह क्रिस की ओर देखती हैं जो कि मिन्नतों भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। वह एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल जाती है। अनोखी जो कि ऐश को मना कर रही थी, ऐश उसे नजरअंदाज कर आगे जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। अब हालात ऐसे थे कि ड्राइविंग सीट पर आकर्ष बैठा हुआ था, पैसेंजर सीट पर ऐश और दो हमारे चुलबुल नए बने जोड़े पीछे बैठे हुए थे। अनोखी मुंह मोड़कर बाहर की ओर देख रही थी और क्रिश से चिपक कर बैठा हुआ था। क्रिश के हद से ज्यादा चिपकने पर अनोखी चढ़ते हुए कहती है, तुम थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते? इतनी बड़ी सीट है, बैठ जाओ ना उस तरफ को।
क्रिश अपने दांत दिखाते हुए कहता है, वह क्या है ना, आपके पास से बहुत ही ताज़ा ताज़ा लेमन की स्मेल आ रही जो कि मेरे चक्कर को कम कर रही है। इसीलिए मैं आपके पास चिपक के बैठा हूँ। क्या लगाया है वैसे अनोखी जी आपने, जो आप इतनी अच्छी महक रही है। अनोखी चिका क्रिश की ओर मुड़ती है और दांत पीसते हुए कहती है, आप दूर बैठ रहे हैं कि नहीं कि मैं कार से कूद जाऊं बाहर। अनोखी की बात पर क्रिश उसका हाथ पकड़ते हुए कहता, मैं कूदने दूंगा ही नहीं, आप कूदेंगी तो आप मुझे लेकर साथ जाएंगी। उन दोनों की नोक-झोंक देख ऐश मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराते हुए ही उसकी नज़र प्रोफेसर की ओर जाती है जो कि उसे ही देख रहे थे। ऐश स्माइल करना बंद कर बाहर की ओर देखने लगती है। कुछ देर बाद उसे फील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वह अपने हाथ की ओर देखती है तो प्रोफेसर राय ने उसका हाथ पकड़कर गियर पर रखा हुआ था। ऐश अपना हाथ हटाने लगती है तो आकर्ष उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। प्रोफेसर राय के इस तरह करने से ऐश की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर ये सब क्यों कर रहे हैं। चैप्टर 38 बाइक राइडिंग और चिपक के बैठे हम। मैल रोड शिमला। आकर्ष एक शॉप के आगे आकर कार रोकता है। आकर्ष के कार रोकने पर ऐश्वर्या आकर्ष की ओर देखती है तो आकर्ष तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ छोड़ देता है। आकर्ष द्वारा हाथ छोड़ने पर ऐश्वर्या अपने हाथ को मलते हुए कहती है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आकर्ष शॉप की ओर इशारा करते हुए कहता है, अंदर चलो सब पता चल जाएगा। आकर्ष की बात सुनकर ऐश्वर्या हाँ में सिर हिला गाड़ी से बाहर निकल जाती है। उनके पीछे पीछे अनोखी और क्रिश भी आ जाते हैं। ऐश और अनोखी को समझ में नहीं आ रहा था कि शिमला घूमने निकालने के लिए यह व्हीकल की शॉप में आना क्यों जरूरी है, क्या गाड़ी खराब हो गई है। दोनों की सोच को विराम तब लगता है जब आकर्ष और क्रिश बाइक्स की ओर जाते हैं। अनोखी ऐश से कहती है, इन लोग बाइक्स की ओर क्यों जा रहे हैं, कार तो है ना हमारे पास, तो बाइक्स की क्या जरूरत है। ऐश लंबी सांस लेते हुए कहती है, पता नहीं। आकर्ष इशारे से ऐश्वर्या को बुलाता है। ऐश्वर्या उसकी तरफ चली जाती है। ठीक अनोखी भी क्रिश की ओर आ जाती है। आकर्ष ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करता और कहता है, इनमें से कोई एक बाइक चूज करो। आकर्ष के ऐसा टची होने पर ऐश्वर्या थोड़ा सहम जाती है क्योंकि कभी भी आकर्ष उससे ऐसा टची नहीं हुआ था। पर आज सुबह से पता नहीं उसे क्या हो गया था, वह ऐश्वर्या को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ऐश्वर्या आकर्ष की ओर देखते हुए कहती है, पर मुझे बाइक क्यों चूज करनी है। तुम पसंद करो, बाकी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आकर्ष की बात मानते हुए ऐश्वर्या एक बाइक की ओर इशारा करती है। आकर्ष ऐश्वर्या का इशारा समझ शॉपकीपर को वह बाइक रेडी करने के लिए कह देता। आकर्ष शॉपकीपर से कहता है, जो हमने रेडी करने को कहा था वो सब आ गया है कि नहीं। शॉपकीपर आकर्ष की बात सुनकर उन्हें एक रूम की ओर इशारा करता है। क्रिश आकर्ष की तरफ आकर कहता है, ब्रो मैं वह बाइक लूंगा। फिर दोनों लड़कियों की ओर मुड़कर कहता है, वह रूम है वहां पर आप दोनों के जरूरत का सारा सामान है, जाकर कपड़े चेंज कर लो। ऐश और अनोखी को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर यह चल क्या रहा है। अनोखी क्रिश की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, और हमने ऑलरेडी कपड़े पहने हुए और क्या कपड़े चेंज करने हैं। बंदरिया, जितना कहा जाए उतना किया करो, ज्यादा फुदकना सही नहीं है। खुद को बंदरिया कहे जाने पर अनोखी गुस्से में क्रिश को उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, यो चिलगोजे, मुंह बंद रखो अपना। फिर प्रोफेसर की तरफ, सर हमें कपड़े चेंज करने की जरूरत क्या है। आकर्ष अनोखी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। शिमला कार में घूमने में मजा नहीं आता है, इसलिए बाइक्स के जरिए जाएंगे। तुम लोग उस रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, वहां पर तुम्हारी जरूरत का सारा सामान रखा हुआ है। ऐश अनोखी की तरफ देखती है। अनोखी नामे सर हिलाकर कहती है, मैं इस चिलगोजे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाऊंगी, वह भी बाइक पर। ऐश को आकर्ष का आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि कार में वह मजा नहीं था जो बाइक राइडिंग में है। वह अनोखी को मनाते हुए कहती है कि बाइक राइडिंग करते हैं, मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वैसे भी दादाजी के रहते हुए हम कभी यह मजा ले नहीं सकते हैं, इसलिए इन लोगों के साथ चलते हैं। वैसे भी हमें तो बस एंजॉय करना है, हमें एंजॉयमेंट से मतलब रहना चाहिए।
ऐश की बात पर अनोखी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों शॉपकीपर द्वारा बताए गए रूम की ओर चले जाते हैं। आकर्ष और क्रिश भी दूसरे रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करते हैं। ऐश और अनोखी के रूम में। ऐश और अनोखी जब रूम में आती है तो वह देखती है रूम में बाइक राइडिंग में जो जरूरी कपड़े होते हैं वह रखे हुए थे। वहां लेदर की जैकेट और हेलमेट भी रखा हुआ था। उन कपड़ों को देखकर ऐश एक्साइटेड होते हुए अनोखी से कहती है, यार इन लोगों ने तो पूरी व्यवस्था करके रखी है। अब तो मजा ही आएगा बाइक राइडिंग करने में। ऐश की एक्साइटमेंट को देखकर अनोखी कहती है, एक साइड बाद में हो लेना, पहले जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं वरना इन लोग कहेंगे कि लड़कियों को रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। ऐश्वर्या अनोखी कपड़े चेंज करती है। कुछ देर बाद बाहर एरिया में क्रिश कर आकर्ष कपड़े चेंज करके दोनों लड़कियों का इंतजार कर रहे थे। दोनों कतई जहर लग रहे थे। दोनों ने बाइक राइडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और लेदर की जैकेट, ग्लव्स बिल्कुल किलर लुक दे रहा था। अब लड़कियों का क्या रिएक्शन है ये देखना था। सबसे पहले अनोखी रूम से बाहर आती है तो देखती है क्रिश और आकर्ष दोनों उसका वेट कर रहे हैं। अनोखी क्रिश को देखती है जो कि रोज की लुक से आज ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ब्लैक आउटफिट उसे सूट कर रहा था। अनोखी ने इस समय ब्लैक शर्ट विद वाइट ट्राउजर के साथ एक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। अनोखी की जो टी शर्ट थी वह क्रॉप थी जिसमें उसकी पतली कमर क्लियरली विजिबल हो रही थी, जिसे देखकर हमारे क्रिश बाबू की धड़कने ट्रेन की स्पीड से तेज भागने लगती है। वह अनोखी के इस रूप में देखकर पागल हुआ जा रहा था। पर आकर्ष की आंखें तो अनोखी के पीछे आ रही ऐश पर टिकी हुई थी जिसने ब्लैक कलर के आउटफिट पहने हुए थे। उसके गोरे बदन पर वह ब्लैक कलर के आउटफिट बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐश का भी टी शर्ट क्रॉप था जिससे उसका पतला पेट क्लियरली दिख रहा था, पर ऐश का जो ट्राउजर था वह हाई वेस्ट ना होने के कारण उसकी नाभि को विजिबल कर रहा था। उसकी नाभि में समय एक पिन लगा हुआ था और उसमें एक मोती लटक रहा था। कोई भी उस मोती को देखकर पता लगा सकता था कि वह डायमंड है। उसकी पतली कमर पर वह पिन के हर ढा रहा था। ऐश जैसे ही आकर्ष की ओर देखती है तो उसे बिलीव नहीं होता कि ये उनके वही प्रोफेसर है जो कि डिसेंट कपड़ों में रहते हैं, पर आज वो डेली लुक से हॉट लग रहे थे। प्रोफेसर को देख ऐश के गाल लाल होने लगे थे। आकर्ष जो कि ऐश को देखने में बिजी था, जैसे ही उसकी नज़र उसकी कमर पर जाती है तो वह उसे एकटक देखने लगता है। आकर्ष को महसूस होता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी हार्ड हो रही है। आकर्ष जो कि ऐश को देखने में बिजी था, अपनी बॉडी को हार्ड होता हुआ महसूस कर वह पीछे घूम जाता है। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसको इस हालत में देखे। आकर्ष नीचे झुककर अपनी पेंट को एडजस्ट करता है। ये सब करते हुए दो जोड़ी आंखें आकर्ष को देख रही थी और वह था क्रिश जो कि तिरछी मुस्कान लिए उसे आई विंक करता है। आकर्ष उसकी नजरों को अपने ऊपर देख झेप जाता है। उसके सिर पर एक टिपली मार कहता है, मुझे देखने से ज्यादा अनोखी की तरफ इशारा कर वहां नजर रख जहां तुझे रखनी चाहिए। इसके साथ ही आकर्ष ऐश का हाथ पकड़ अपनी बाइक की ओर ले जाने लगता है। आकर्ष ऐश को हेलमेट देता है और खुद बाइक में बैठ ऐश को पीछे बैठने का इशारा करता है। आकर्ष का इशारा समझ ऐश आकर्ष के पीछे बैठ जाती है। ऐश बैठने के बाद आकर्ष बाइक को स्टार्ट करता है, पर ऐश आकर्ष से एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठी हुई थी जो कि आकाश को पसंद नहीं आ रहा था। वह एकदम से बाइक स्टार्ट कर ब्रेक मारता है जिससे ऐश की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है और वह आकर्ष चिपक जाती है। आकर्ष के चिपकते ही ऐश की बॉडी में गूसेबम्प्स आ जाते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही हाल आकर्ष का था। ऐश के खिसकने से उसके उभार आकर्ष को अपनी पीठ पर फील हुए थे जो कि काफी था। उसकी बॉडी को वापस से हार्ड करने के लिए ऐश वापस से पीछे होने लगती है तो आकर्ष सिर पीछे कर उसके कान में कहता है कि अगर तुम्हें गिरना नहीं है तो अच्छे से पकड़ कर बैठो। आकर्ष ऐश के दोनों हाथों को अपनी कमर में रख बाइक को आगे बढ़ा देता है। अब बच गए थे हमारे दूसरे कपल। क्रिश जो कि ऐश और आकर्ष को जाते हुए देख रहा था, वह अनोखी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम वह गलती मत करना जो तुम्हारी फ्रेंड कर रही थी, इसलिए अभी कह दे रहा हूं चुपचाप मुझे अच्छे से पकड़ कर बैठना। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल चिपकी हुई रहना मेरे से। क्रिश की बात पर अनोखी आंखें तरेरते हुए कहती है, अपना ना ये बकलोल मुंह बंद करके रखो वरना अकेले जाना, मैं अपने लिए दूसरी बाइक ले लूंगी। अनोखी की बात पर क्रिश जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बाइक चलाने की परमिशन ली है उनकी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाइक चलाने के चक्कर में बाइक चोरी करते हुए ना पकड़ी जाओ।
जो बाइक हमने ली है वो इन लोगों ने टेम्पररी परमिशन देकर दी है हमें, तब जाकर ये 2 बाइक्स मिली है, इसलिए जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, अच्छे से बैठना। क्रिश की बात पर अनोखी आंखें रोल करते हुए कहती है, व्हाटएवर, तुम बाइक चलाओगे कि मैं चलाऊंगी? ओह झांसी की रानी, चुपचाप पीछे बैठना। बाइक मैं चलाऊंगा, इसमें कहने की क्या बात है, और बाइक स्टार्ट करता है। अनोखी उसके पीछे बैठ जाती है जैसे कि क्रिश ने कहा था। उसने अनोखी के हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिए थे और तेजी से बाइक राइडिंग करने लगता है। अनोखी तो क्रिश के इतना तेज बाइक चलाने से ही उससे ज्यादा चिपक के बैठ गई थी, क्योंकि उसे डर लगने लगा था। अनोखी के चिपकने पर क्रिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चैप्टर 39 भीगी भीगी रेटोनमी। ऐश और आकर्ष क्रिश लोगों से आगे आ चुके थे, या ये कह सकते हैं कि क्रिश को पता था उसे क्या करना है। ऐश और आकर्ष की डायरेक्शन के अपोजिट साइड उसने अपनी बाइक घुमा ली थी। ऐश, प्रोफेसर, हम तो बहुत आगे आ चुके हैं, क्रिश और अनोखी हमें दूर दूर तक नहीं देख रहे हैं। ऐश की बात पर आकर्ष आगे बाइक रोकते हुए कहता है, वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए हैं मिस कपूर, और हम अपना जा रहे हैं। आकर्ष की बात को सुनकर ऐश को शौक लगता है कि हमारा क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है और हम दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं। वह कुछ बोलने वाली थी कि आकर्ष की आवाज सुनकर चुप हो गई। क्या अब आप चुप रहेंगी जिससे मैं ड्राइव कर सकूं कि आपको बार बार बीच बीच में बाइक रोक कर हर चीज बतानी पड़ेगी? आप यहाँ एंजॉय करने आए हैं या शिकायत करने? आकर्ष की बात पर ऐश कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही दोनों लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे थे, पर अचानक ही उन्हें बादल के गरजने की आवाज सुनाई देती है। ऐश आकर्ष से कहती है कि यहाँ बारिश होने वाली है, हम भीग जाएंगे, कहीं शेल्टर के पास रुकिए जहाँ हम भीगने से बच जाए। ऐश की बात पर आकर्ष हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि जहां पर वह थे वह पूरा जंगली इलाका था, आसपास कोई शेल्टर नहीं था। इसलिए वह अपनी बाइक तेजी से आगे बढ़ाने लगता है, पर इसी बीच बारिश स्टार्ट हो जाती है। दोनों ऑलमोस्ट भीग गए थे। सामने एक उन्हें छोटा सा झोपड़ा दिखता है। आकर्ष वहां पर गाड़ी रोक देता है। बारिश तेज होने के कारण आकर्ष ने ऐश का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कि वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो, और ऐश भी आकर्ष को इस तरह खुद की इतनी केयर करता देख खुश हो रही थी। जब उन लोग उस घर के नजदीक आते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई नहीं था। एक झोपड़ी नुमा घर था जिसमें नीचे घास फैली हुई थी, शायद वहां पहले कोई रहता था, पर अब वह लोग वहां से निकल चुके थे। आकर्ष ऐश को वहीं पर पड़े टूटे से पटिए पर बैठा देता है। बारिश और तेज हो गई थी। बारिश को देखते हुए आकर्ष मन ही मन सोचता है कि अब हम लोग कैसे लौटेंगे। बारिश देखकर लग नहीं रहा है कि जल्दी रुक जाएगी। आकर्ष एक नज़र ऐश को देखता है जो कि ठंड से कांपने लगी थी। आकर्ष उसे गौर से देखता है तो उसके कपड़े भीग चुके थे। जो उसका क्रॉप टॉप था उसके शरीर से चिपका हुआ था, और पानी की बूंदें उसके गले से होते हुए सीने की ओर जा रही थी। ऐश को ऐसे देखकर आकर्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। वह अपनी नजरें ऐश से हटा लेता है। आकर्ष यहाँ वहां देखता है तो उसे कोने में कुछ लकड़ियां मिलती हैं। लकड़ियों को इकट्ठा कर वहां पर एक टूटे हुए चूल्हे पर जाकर लगा देता है और माचिस ढूंढने लगता है। उसे वही कचरे में एक पुराना माचिस का डब्बा दिखता है। वह उसे निकाल सबसे पहले आग लगाता है जिससे ऐश को थोड़ी गर्मी मिल सके। आकर्ष को आग जलाते देख ऐश अपने कांपते हाथों को आपस में रगड़ने लगती है। ठंड के कारण उसका चेहरा हल्का हल्का सफेद पड़ गया था और होंठ थरथरा रहे थे। आकर्ष फाइनली आग जला लेता है। ऐश अपनी जगह उठकर आकर्ष की ओर आने लगती है। आकर्ष जैसे ही ऐश को बुलाने के लिए पीछे मुड़ता है तो अपने पीछे ऐश को खड़ा देख एकदम चौंक जाता है, क्योंकि इतने पास होने से दोनों टकराते टकराते बचे थे। ऐश अपने कांपते होठों से कहती है, बहुत ठंड है, मुझे आग सेकनी है। आकर्ष उसकी बात पर वह आग के सामने बिठा देता है। कुछ देर ऐश आगे के सामने बैठी रहती है, पर उसका कांपना कम नहीं हुआ था। आकर्ष जो इतनी देर से ऐश को देख रहा था वह देखता है कि ऐश के पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, जिसके कारण उसकी ठंड कम नहीं हो रही थी। आकर्ष यहाँ वहां नजर दौड़ाता है तो उसे वहां पर कुछ पुराने कपड़े टंगे हुए दिखते हैं। आकर्ष, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। इन गीले कपड़ों में तुम्हें और ठंड लग रही है। आकाश की बात सुनकर ऐश कहती है कि यहाँ पर कपड़े कहाँ मिलेंगे। आकर्ष उसे वहां देखने को कहता है जहां पर कुछ कपड़े रखे हुए थे।
ऐश आकर्ष का इशारा समझ उस तरफ देखती है तो झोपड़ी के एक किनारे पर कुछ साड़ियां टंगी हुई हैं। उनमें से वह एक वाइट कलर की साड़ी उठाती है और आकर्ष से कहती है, पर मैं कपड़े कहाँ चेंज करूंगी? मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो। इतनी बारिश में आकर्ष को बाहर जाता देख ऐश उसे रोकते हुए कहती है, पर प्रोफेसर आप भीग जाएंगे, आप उस साइड मूव कर लीजिए, जब मैं आपको घूमने के लिए कहूँ तब आप घूम जाएगा। मैं यहीं पर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ये सब ऐश अपने होठों को काटते हुए कह रही थी। आकर्ष आग की साइड मुंह करके बैठ जाता है, पर उसे ऐश के धीरे धीरे कपड़े उतारने की आवाज आ रही थी, जिससे उसका गला सूख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसको एक बार पलट कर देख ले। इन सब ख्यालों को झटक अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना मोबाइल लेता है और उसमें एफएम चालू कर देता है। एफएम। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय एफएम ट्यून पर। आज का मौसम देखते हुए बारिश में और कुछ हमारे दर्शक जिनका मूड रोमांटिक हुआ है, उनकी रिक्वेस्ट पर एक सॉन्ग प्रस्तुत है। गौर से सुनिएगा, आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। हाँ, इस सॉन्ग के शुरू होते ही ऐश, जिसने एक सफेद कलर की बिल्कुल राम तेरी गंगा मैली हो गई में मंदाकिनी ने पहनी थी, झरने के नीचे साड़ी को पहना हुआ था, वह आकर्ष के सामने आ जाती है। ऐश को ऐसे हॉट लुक में देखकर ऊपर से उसकी कमर का वो पिन जिसे आकर्ष सुबह से किस करना चाहता था, वो और भी सेक्सी लग रहा था। आकर्ष ऐश को देखकर मदहोश हो रहा था। ऐसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। ऐश, जिसने की पहली बार साड़ी पहनी हुई थी, वह खुद में सिमटी हुई खड़ी थी और आकर्ष की ओर अपने लिप्स बाइट करते हुए देख रही थी, और वहीं आकर्ष को मदहोश नजरों से खुद को देखता देख उसकी आंखों में देखने लगती है। आकर्ष अपनी जगह से उठता है और ऐश के पास चला जाता है। आकर्ष को खुद के पास आता देख ऐश धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। आकाश बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच बिल्कुल भी गैप नहीं था। आज आकर्ष को अपनी तरफ कुछ अलग ही नजरों से देखते देख ऐश खुद भी मदहोश हो रही थी। ऊपर से बारिश और यह गाना माहौल को और रोमांटिक बना रहा था। अंबर खेले होली ओई माँ भीगी मोरी चोली, हमजोली हमजोली। अंबर खेले होली ओई माँ भीगी मोरी चोली, हमजोली हमजोली। आकर्ष झुककर उसके गले में टपकी हुई बारिश की बूंद को अपने होठों से शक करने लगता है। अपने गले पर आकर्ष के होठों को महसूस कर ऐश कसकर आकर्ष की शर्ट पकड़ लेती है और खुद ही अपना गला टेढ़ा करती है, जिससे कि आकर्ष को जगह मिल सके। आज ऐश खुद बहक रही थी। धीरे धीरे आकर्ष उसके गले को शक करते हुआ उसके सीने से नीचे आ उसके पेट को किस करने लगता है। ऐश की नाभि में पिन वाली जगह पर बाइट करता है। आकर्ष के बाइट करने पर ऐश की मनमोहक सिसकी निकल जाती है, जो कि आकर्ष को और हार्ड कर देती है। वो बाइट वाली जगह पर लिक करता है और पेट पर बहुत सारे किस और बाइट करता है। आकर्ष के हर बाइट पर ऐश उत्तेजना के साथ अपने मुंह से मौन करने लगती है। उसकी आहें को सुनकर आकर्ष और उत्तेजित हो रहा था। वह अपनी जगह से उठ ऐश को दीवार से सटाकर अपने होठों को ऐश के होठों से जोड़ देता है और उसे किस करने लगता है। आकर्ष के सडन रिएक्शन पर ऐश आकर्ष के कंधों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे वो भी किस में इन्वॉल्व होने लगती है। उसके हाथ आकर्ष के बालों को सहला रहे थे। ऐश के इन्वॉल्वमेंट को महसूस कर आकर्ष और गहराई से ऐश को किस करने लगता है। आज पहली बार ऐश ने उसके किस का रिप्लाई दिया था। वह ऐश को कमर को कसकर पकड़ता है और खुद से चिपका उसे डीपली किस करने लगता है। हो पानी के इस रेले में, सावन के इस मेले में, छत पे अकेले में कैसा लगता है। आकर्ष ऐश किस करते हुए ही ऐश को अपनी गोद में उठा लेता है। ऐश अपने दोनों पैरों को आकर्ष की कमर में लपेट लेती है। ऐसा लगता है तुम बन के घटा अपने सजन को भिगो के खेल खेल रही हो खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। आकर्ष ऐश को किस करते हुए वहीं घास पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह अपने हाथों को ऐश की पूरी बॉडी पर फिरा रहा था और उससे सक और बाइट साथ किस कर रहा था। आकर्ष के हर टच से ऐश की बॉडी में सिहरन आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हैं। बरखा से बचा लून तुझे सीने से लगा लून, आ छुपा लून। बरखा से बचा लून तुझे सीने से लगा लून, आ छुपा लून।
आकर्ष ऐश को खुद में भीजे हुए उसे कसकर गले लगा लेता है, जैसे कि वह सबसे छुपाकर उसे रखना चाहता हो। वह उसके लिप्स को छोड़ और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है, गर्दन पर किस और बाइट के निशान छोड़ने लगता है। हर बाइट के साथ ऐश की मनमोहक आह सुन के वह और उत्तेजित हो रहा था। दिल ने पुकारा, देखो रुत का इशारा देखो, उफ ये नज़ारा देखो कैसा लगता है, बोलो। ऐश को देखते हुए ही वो आपकी तो शर्त उतार देता है। ऐश आकर्ष की बॉडी को देख उसके सीने में हाथ फेरने लगती है। ऐश के हाथ को अपनी बॉडी में फील कर आकर्ष अपने हाथों की मठिया कस लेता है। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सया देख रहे हो देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। आकर्ष वापस से इसके ऊपर आता है और धीरे धीरे अपने हाथों को उसके पैरों से होते हुए उसकी कमर पर लाता और वहां कसकर चिकोटी काटता है। आकर्ष की चाकोटी काटने पर ऐश अपनी कमर को हल्का बैंड कर लेती है। आकर्ष उस जगह पर किस और लिक करते हुए अपने फेस को उसके पेट से होते हुए उसके गले पर लाता और वहां किस करता है। आकर्ष ऐश के चेहरे के पास आ उसके माथे को किस करते हुए उसकी आंखों उसकी नाक को किस करते हुए होठों को गहराई से चूमने लगता है। आकर्ष उसके निचले होठों को सक कर रहा था। आकर्ष के ऐसे शक करने से ऐश के होंठ रेड हो गए थे, जैसे उनमें कभी भी खून आ जाता। आकर्ष ऐश को फ्रेंच किस करना चाहता था, जिसके लिए वह अपने हाथों की मूवमेंट उसके सीने के पास करता है और धीरे से उसके सीने को प्रेस करता है, जिससे ऐश की आह निकल जाती है और आकर्ष अपनी जीभ को ऐश के मुंह में एंटर करता है और उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। अपने सीने पर आकर्ष के हाथ को फील कर ऐश जल्दी से उसके हाथ पर अपने हाथ रख देती है, पर आकर्ष अपनी मूवमेंट को बंद नहीं करता है, जिससे ऐश के गाल लाल हो रहे थे। वो एक्साइटमेंट में आकर्ष के कंधों को नोचने लगती है। चैप्टर 40 हल्दी और कोई आया है। ऐश और आकर्ष एक दूसरे में खोए हुए थे। आकर्ष ऐश को गहराई से चूम रहा था। उनके इस रोमांटिक मोमेंट में ब्रेक का काम करती है मोबाइल फोन की आवाज, जो कि आकर्ष के मोबाइल से आ रही थी। आकर्ष मोबाइल फोन का बजना इग्नोर कर अपने काम में लगा हुआ था, पर कुछ देर बाद दोबारा मोबाइल बजने पर वह फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐश के लिप्स को बाइट कर छोड़ देता है और अपने माथे को उसके माथे से जोड़ लेता है। ऐश जोर जोर से सांस ले रही थी क्योंकि आकर्ष उसे बहुत पैशन के साथ किस कर रहा था। ऐश अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, प्रोफेसर आपका फोन बज रहा है। आकर्ष हाँ में सिर हिला उसके लिप्स पर बेबी किस करता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हें इन कपड़ों में नहीं देख सकता, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। अब तक तुम्हारे कपड़े सूख गए होंगे। आकर्ष की ऐसी बातें सुनकर ऐश के गाल लाल हो गए थे, उसे अपने चेहरे पर हीट महसूस हो रही थी। आकर्ष ऐश के माथे को चूम उसके लिप्स पर फिर से बेबी किस करता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। अपना मोबाइल और टी शर्ट उठाकर बाहर निकल जाता है। अब तक बारिश हल्की हो गई थी। आकर्ष के जाने के बाद ऐश अपने हाथों को फेस पर रख लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि अभी उन दोनों ने जो मोमेंट शेयर किए थे, यह उसकी लाइफ के फर्स्ट मोमेंट्स थे। वह अभी भी आकर्ष के टच को अपनी बॉडी पर फील कर पा रही थी। वह अपनी जगह से उठती है और अपने कपड़ों को वापस पहनने लगती है। आकर्ष अपना मोबाइल देखता है जिसमें क्रिश का कॉल आ रहा था। वह मोबाइल रिसीव करता है तो सामने से क्रिश उसे बताता है कि वह लोग कार लेकर आ रहे हैं। उन लोगों ने बाइक के जीपीएस से उनको ढूंढ लिया है, किसी भी वक्त उनकी लोकेशन पर वो लोग पहुंच जाएंगे। आकर्ष उसकी बात सुन हाँ कहता है कि हम लोग यही हैं, आ जाओ तुम लोग। कुछ ही देर बाद क्रिश और अनोखी की कार उस झोपड़ी के पास आकर रुकती है। क्रिश छाता लेकर बाहर आता है। अनोखी भी बाहर आना चाहती थी, पर क्रिश ने उसे भीगने से मना कर दिया था। क्रिश 2 छाते लेकर आकर्ष और ऐश को दे देता है। दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। ऐश जैसे ही कार में आती है, अनोखी उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद उनकी कार आगे बढ़ जाती है। ऐश आकर्ष की ओर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी, जिसके कारण उसका चेहरा वापस से लाल पड़ने लगता है। ऐश का चेहरा लाल देख अनोखी उसके फेस पर हाथ रख कहती है, तुझे बहुत ठंड लग रही है, देख तेरा चेहरा कितना लाल हुआ पड़ा है। अनोखी की बात सुन ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। चुपचाप वो हाँ में सिर हिला देती है। कुछ ही देर बाद सभी लोग वापस रॉयल होटल आ जाते हैं। ऐश गाड़ी से तुरंत उतरकर अनोखी का हाथ पकड़ अपने रूम की ओर चली जाती है।
आकर्ष बखूबी जानता था कि ऐश ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। ऐश को देखकर आकर्ष के होठों पर एक न दिखने वाली स्माइल आ जाती है। दोनों लड़कियों को ऐसे जाता देख कृष आकर्ष की ओर देखते हुए कहता है, इन्हें क्या हुआ? आकर्ष कृष की बात पर कुछ नहीं कहता, लेकिन आकर्ष के चेहरे की मुस्कान देख कृष उसे कहता है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसे मुझे जानना चाहिए। कृष की बात सुनकर आकर्ष अपनी आईब्रो ऊपर कर उसे देखता है। आकर्ष के ऐसे देखने पर कृष उससे पूछता है, क्या है जो पूछ रहा हूं वह बता। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुझे मुझसे रिलेटेड सारी चीज जानना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है ब्रो, मैं तेरा बड़ी हूं, मैं तुझे अपनी हर बात शेयर करता हूं, और अगर तेरे और ऐश के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसको जानकर मुझे खुशी होगी तो मैं जानना जरूर चाहूंगा। कृष के ऐसे बोलने पर आकर्ष मुस्कुराते हुए उसके सिर पर टिप्पणी मारता है और कहता है, कल से शादी के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, इसलिए जल्दी सो जाना। उसके साथ ही आकर्ष वहां से चला जाता है। पार्किंग में केवल कृष बचा था और वह आकर्ष को जाते हुए देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच, तभी मेरा दोस्त इतना खुश है और मुझे ये पता लगाना पड़ेगा वरना मेरे पेट में खलबली मच जाएगी। इसके साथ ही वह सीटी बजाते हुए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। ऐश अपने रूम में आ गई थी और अनोखी अपने रूम में चली गई थी। रात काफी हो जाने के कारण होटल खाली ही था और उन लोगों को इतनी रात में आते हुए ओनली होटल स्टाफ के अलावा किसी ने नहीं देखा। ऐश सबसे पहले बाथरूम में जाकर शॉवर लेती है। वह हॉट शॉवर के नीचे खड़ी थी, उसके दिमाग में अभी भी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ वही चल रहा था। ऐश के हाथ अपने आप ही अपने लिप्स गले पर जा रहे थे, उसे उनमें अभी भी आकर्ष का टच महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद शॉवर लेकर ऐश अपनी बॉडी पर टॉवल रेप करके बाथरूम से बाहर आती है और अपने नाइटवेयर पहनती है। आईने के सामने खड़े हो अपने बालों को सुखाने के बाद अपना नाइट रूटीन फॉलो करती है और अपने बेड में चली जाती है। रात काफी हो गई थी जिसके कारण उसे नींद आ रही थी, ऊपर से आज इतना थका देने वाला दिन गुजरा था। कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में सो जाती है। आकर्ष अपने रूम में ऐश के बारे में सोच रहा था। उसे आज पहली बार ऐश के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर अच्छा लग रहा था। आकर्ष जानता था कि अपने रिश्ते में उसे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है और सबसे बड़ी बात उसे ऐश को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताना था। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक छुपा रहे, वह जल्द से जल्द ऐश को इस बारे में बता देना चाहता था। फ्रेश होने के बाद आकर्ष बिस्तर पर लेट जाता है और ऐश के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चला जाता है। आज दोनों जोड़े ने अपने अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, जिसके बारे में सोचते हुए चारों गहरी नींद में चले जाते हैं। कल से हल्दी का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था। दूसरी तरफ सुबह के 3 बजे के करीब शिमला एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड होता है जिसमें 2 हैंडसम लड़के अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे उतरते हैं। कुछ उनके आगे चल रहे थे और कुछ उनके पीछे। उनमें से एक लड़का जो दूसरे वाले लड़के से ज्यादा हैंडसम था, उसने ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा गंभीर था। दूसरा लड़का उस लड़के से शिकायत कर रहा था, यार बड़ी बड़ी मुश्किल से तो तू आया है और तू ऐसे कैसे जा सकता है? कल से मेरी शादी के सारे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं रहेगा। संजय, तुम जानते हो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी शादी अटेंड करने ही आया हूँ, पर तुम्हारे सामने ही कॉल आया था और मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है वरना मैं रुक जाता। यार बड़ी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे अपनी शादी के हर फंक्शन में तू मौजूद चाहिए। देख, तू ज्यादा टेंशन मत ले, तू सारे फंक्शन अच्छे से अटेंड कर, मैं तेरी शादी के दिन पक्का आ जाऊंगा, मैं जल्द से जल्द उस काम को फिनिश कर दूंगा। पर बड़ी, तुझे अभी क्यों जाना है? तू बाद में भी तो जा सकता है ना वहां। संजय, तू समझ नहीं रहा है, दादा साहब ने मुझे अभी बुलाया है। पता नहीं उन्हें किसने खबर दे दी कि मैं इंडिया आया हुआ हूं। मुझे लगता है उन्होंने अपने आदमियों को मेरे पीछे लगाया हुआ है। कितना भी मैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करूं पर वह मुझे ढूंढ ही लेते हैं। उस लड़के की बात सुन संजय अपना चेहरा लटका लेता है। संजय को इतना मायूस देख वह लड़का प्यार से कहता है, देख समझ मुझे, मैं तेरी शादी के दिन पक्का आ जाऊंगा, मैं जल्द से जल्द वहां का काम निपटा देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा उस जगह जाना पड़े। और तू मेरी बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? संजय उस लड़के की बात सुनकर हाँ मैं सिर हिला देता है।
दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। एयरपोर्ट के बाहर एक साथ 7 कार्स खड़ी थी, जिनके साथ दो दो बॉडीगार्ड्स उनके बगल में खड़े हुए थे। दोनों लड़कों को देख बॉडीगार्ड अपना सिर नीचे कर लेते हैं। संजय और वह लड़का उन कार्स और बॉडीगार्ड को देख समझ गए थे कि वह किसके द्वारा भेजी गई है। दादा साहब तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले, संजय ने अपने मन में सोचा। संजय उस लड़के से कहता है कि उनको ये भी पता चल गया कि तुम शिमला पहुंच गए हो, तभी तो उन्होंने अपनी कार्स भेज दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था संजय, वो मुझ पर नजर रख रहे हैं, इसलिए तुम रॉयल होटल की ओर निकल जाओ। मैं उनके साथ जा रहा हूं और मैं पक्का तुम्हारी शादी वाले दिन आ जाऊंगा। आरती को बोलना, गुस्सा ना करें। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन अपनी शादी वाले दिन मुंह लटकाए रहे। ये सब बातें तुम मुझे मत बोलो, तुम डायरेक्ट आरती से बात करना। वह मुझे पूछेगी तो मैं तो साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लाया था। तुम्हारा मुंह बोला भाई ही मुझे बीच रास्ते में छोड़कर निकल गया। वह लड़का गहरी सांस लेकर आह भरता है और कहता है, तुम और आरती दोनों मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। जाओ तुम, अब मैं जा रहा हूं। उस लड़के की बात सुन संजय हाँ मैं सर हिला देता है और अपनी कार में चला जाता है। वह कार संजय को रॉयल होटल की ओर लेकर निकल जाती है। उसे कार को देखते हुए वह लड़का जो कार पहले से खड़ी हुई थी उसके तरफ आ और उसमें बीच वाली कार में बैठ जाता है। लड़के के बैठते ही एक एक कर सारी कार निकलने लगती हैं। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।